कहानी की स्टार्टिंग में हमें मारू नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि बहुत ही अकेला रहता है और उसकी लाइफ भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं होती। उसकी मॉम की एक एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी होती है जिस वजह से उसने एक्टिंग की दुनिया भी छोड़ दी थी। लेकिन अपनी बचपन की क्रश से रिजेक्ट होने के बाद वो फिर से एक्टर बनने का फैसला करता है और धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ जाती है कि हर लड़की उसके पास आना चाहती है। लेकिन ये सब कैसे शुरू हुआ था हमें देखने को मिलता है शुरू से। एक दिन मारू स्कूल घर जा रहा होता है, तभी उसकी नजर अपनी क्लासमेट कैची पर पड़ती है जो कि अकेले सनसेट देख रही होती है। जैसे ही कैची उसे देखती है वो तुरंत उसका नाम लेकर बात करती है। ये देखकर मारू बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता है कि कैची को अब भी उसका नाम याद है। कैची कहती है कि मैं अपनी क्लास के हर स्टूडेंट को याद रखती हूँ। फिर मजाक में वो मारू से कहती है कि अगर तुम यहाँ पर किसी रोमांटिक उम्मीद से आए हो तो बेहतर होगा कि वापस चले जाओ। लेकिन तभी मारू बताता है कि उसने कैची का लिखा हुआ नोवेल पढ़ा है। ये सुनते ही कैची की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और वो उससे पूछती है कि नोवेल कैसा लगा। इधर मारू सोचता है कि शायद से ये उसके कैची के और करीब आने का सबसे अच्छा मौका है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहता है कि मुझे तुम्हारा वो नोवेल बहुत ही पसंद आया। ये सुनते ही कैची मुस्कुराती है और थैंक यू कहते हुए बताती है कि उसने इस नोवेल के लिए बहुत ही मेहनत की थी। मारू ने आज तक कभी भी किसी लड़की से इतनी आराम से बात नहीं की होती है और शायद से यही वो पल था जब उसके दिल में कैची के लिए फीलिंग्स पैदा होने लगी। समर वेकेशन के बाद स्कूल खुलते ही कुछ लड़के कैची की सक्सेस की बात कर रहे होते हैं क्योंकि उसका नाम एक मैगजीन में भी आ चुका होता है। तभी मारू का दोस्त काय उसके पास आता है और कन्फेशन फेस्टिवल का जिक्र करता है। लेकिन अगली पल वो मारू का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी लड़की को अपने दिल की बात बता दो। काय खुद को बहुत ही बड़ा लेडीज मैन समझता है, लेकिन मारू को याद होता है कि कुछ दिन पहले वही काय चीटिंग करते हुए पकड़ा गया था। उसके बाद मारू उससे पूछता है कि अगर एक लड़की को प्रपोज करना हो तो तुम किसे करोगे। काय जानबूझकर काची का नाम लेता है ताकि मारू को छेड़ सके। तभी काची क्लास में आती है और कुछ लड़के उसके फिगर को लेकर बहुत ही गंदी गंदी बातें करने लगते हैं। ये सुनकर काची डांटते हुए कहती है कि उसे गंदी सोच वाले लोगों से बहुत ही नफरत है। मारू ये देखकर अंदर ही अंदर बहुत ही खुश होता है क्योंकि उन लड़कों को उनकी हरकत का सही जवाब मिल चुका होता है। फिर काय मारू से कहता है कि काची के सपने छोड़ दो, वो स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है और फेमस भी है, जबकि तुम सबके सामने कुछ भी नहीं हो। लेकिन मारू कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मेरी और काची की इतनी भी बुरी बॉन्डिंग नहीं है क्योंकि पिछली विंटर मेरी उससे बात हुई थी, तब मुझे पता चला था कि हम दोनों एक ही एरिया में रहते हैं। बाद में एक लड़की काची के पास आती है और उससे नोट्स मांगती है ताकि उनकी कॉपी कर सके, लेकिन काची उसके सामने ही अपने नोट्स फाड़ देती है और सबके सामने उसकी बेइज्जती कर देती है। उसके बाद वो लाइब्रेरी में जाकर नए नोट्स बनाना शुरू कर देती है, लेकिन नोट्स लिखते लिखते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। इधर बुक सेल्फ के पीछे खड़ा मारू ये सब देख रहा होता है। वो समझ जाता है कि काची बाहर से जितनी स्ट्रॉन्ग दिख रही है अंदर से उतनी ही अकेली है। उसके बाद काय मारू से कहता है कि तुम काची को भूल जाओ, उसकी जगह पर कुरोहा को प्रपोज कर दो क्योंकि वो बचपन से तुम्हें जानती है और हो सकता है कि वो तुम्हें एक्सेप्ट भी कर ले। मारू भी मानता है कि कुरोहा बहुत ही अच्छी लड़की है, वो हमेशा सभी से प्यार से बात करती है और सबकी रिस्पेक्ट भी करती है। तभी कुरोहा वहाँ पर आ जाती है और मारू के मुँह से अपनी तारीफ सुन लेती है। वो मुस्कुराती हुई मारू के बिल्कुल पास आ जाती है और कहती है कि तुम बहुत ही क्यूट हो। ये सुनते ही मारू का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि क्लास की बाकी लड़की उन्हें देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि मारू धीरे धीरे क्लास की हर पॉपुलर लड़की के करीब जा रहा है। ये देखकर मारू घबरा जाता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी कुरोहा उससे कहती है कि जब से मैंने तुम्हें प्रपोज किया है तब से तुम मुझसे बचने लगे हो। ये सुनते ही बाकी लड़के मारू को घूरने लगते हैं, लेकिन कुरोहा सबको वहाँ से भेज देती है ताकि मारू से अकेले में बात कर सके। फिर वो एक बार फिर से मारू से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहोगे, लेकिन मारू मना कर देता है। तब कुरोहा हंसकर कहती है कि मैं तो बस तुम्हारा रिएक्शन देखने के लिए मजाक कर रही थी। ये सुनकर मारू थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि कुरोहा सच कह रही है। तभी क्लास के बाहर से काची की आवाज आती है। वो अपनी दोस्त को बताती है कि वो एबे नाम के एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। ये बात सुनते ही पूरी क्लास हैरान हो जाती है। काय बताता है कि एबे भी एक फेमस एक्टर है और ये सुनते ही मारू का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। उसे लगता है कि अब काची को पाने की उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है। इसी वजह से वो क्लास छोड़कर अकेला नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। कुछ देर के बाद कुरोहा भी वहाँ पर आ जाती है और उसके पीछे बैठ जाती है। मारू उससे कहता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला रहने दो, लेकिन कुरोहा उसे समझाती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ एक डियर की वजह से प्रपोज किया था, हम अब भी पहले की तरह अच्छे दोस्त हैं। लेकिन मारू तुरंत समझ जाता है कि कुरोहा उससे झूठ बोल रही है। तभी कुरोहा पीछे से मारू को हक कर लेती है और इतनी देर से अपनी इमोशन छुपा रहा मारू आखिरकार उसके सामने सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है कि काची ने उसे उम्मीद दी थी, लेकिन अचानक किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाकर उसका दिल तोड़ दिया। कुरोहा मारू से कहती है कि हमें काची से इसका बदला लेना चाहिए। वो बताती है कि उसे काची कभी भी पसंद नहीं थी और अब वो दोनों को अपनी फीलिंग छुपाने की भी जरूरत नहीं है। पहले तो मारू इतना बड़ा कदम उठाने से मना कर देता है, लेकिन कुरोहा उसे सोचने पर मजबूर कर देती है कि इस वक्त शायद से काची एबे के साथ बहुत ही खुश होगी और ये बात सुनते ही मारू के दिल में और भी जलन होने लगती है। आखिरकार वो कुरोहा की बात मान लेता है और अपनी पहली मोहब्बत का बदला लेने का फैसला करता है। उस रात मारू अपने घर पर डिनर कर रहा होता है। तभी टीवी पर एबे का इंटरव्यू चल रहा
होता है जहाँ पर अपने नए ड्रामे के बारे में बात कर रहा होता है। ये देखते ही मारू और भी चिढ़ जाता है और तुरंत टीवी को बंद कर देता है। अगले दिन मारू और कुरोहा वर्कशॉप में मिलते हैं जहाँ पर दोनों एबे और काची से बदला लेने के लिए प्लान बनाना शुरू करते हैं। मारू कहता है कि अगर किसी तरीके से एबे और काची का ब्रेकअप हो गया तो दोनों की इमेज खराब हो जाएगी और उनकी पॉपुलैरिटी और भी खत्म हो जाएगी। लेकिन कुरोहा उसे समझाती है कि ऐसा बदला लेने के बाद भी तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी, इसलिए हमें कुछ ऐसा प्लान करना चाहिए जिससे कि तुम्हारे दिल को बहुत ही सुकून मिले। फिर कुरोहा मारू से पूछती है कि आखिर तुम सच में चाहते क्या हो। मारू बिना सोचे समझे कहता है कि अगर एक बार काची खुद आकर मुझसे अपनी फीलिंग बता दे तो उससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं होगी। ये सुनते ही कुरोहा एक नया प्लान बनाती है और कहती है कि हम दोनों सिर्फ दिखावा करेंगे कि हम रिलेशनशिप में हैं, जिससे काची को जलन होगी और शायद से अपनी फीलिंग्स को बाहर दिखा दे। मारू को ये प्लान पसंद तो आता है लेकिन वो कुरोहा से कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तब कुरोहा मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चाहे ये रिलेशनशिप नकली ही क्यों ना हो, लेकिन मुझे उस लड़के के साथ रहने का मौका तो मिलेगा जिससे कि मैं पसंद करती हूँ। ये सुनते ही मारू बुरी तरीके से शर्मा जाता है। कुरोहा भी उसकी हालात को देखकर उसे और छेड़ने लगती है। आखिर में मारू इस प्लान के लिए हाँ कर देता है। उसके बाद कुरोहा कहती है कि अगर हम रिलेशनशिप का नाटक कर रहे हैं तो हमें एक किस करके इस डील को पक्का कर लेना चाहिए। ये सुनते ही मारू इतना घबरा जाता है कि वो सीधा बेंच के पीछे छिप जाता है। तब हमें एक किस करके इस डील को पक्का कर लेना चाहिए। ये सुनते ही मारू इतना घबरा जाता है कि सीधा बेंच से गिर पड़ता है। वो कुरोहा से पूछता है कि क्या तुम सच में सीरियस हो, लेकिन कुरोहा धीरे से उसके और करीब आने लगती है और कहती है कि एक किस से कुछ नहीं होगा। मारू कहता है कि अगर हमने ये कर लिया तो शायद से फिर हम पहले की तरह कभी नहीं रह पाएंगे, लेकिन कुरोहा उसकी बात सुने बिना उसके और पास आ जाती है। तभी मारू की दिमाग में काची की बातें आने लगती है। इसी वजह से वो तुरंत कुरोहा को पीछे हटा देता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद मारू अपने क्लास के स्टूडेंट्स एबे के बारे में पूछना शुरू करता है, लेकिन हर किसी के मुंह से उसे सिर्फ एबे की तारीफ सुनने को ही मिलती है। ये देखकर मारू और भी परेशान हो जाता है और सोचता है कि इतना परफेक्ट इंसान कोई कैसे हो सकता है। जरूर एबे कोई न कोई राज छुपा रहा है। लेकिन तभी एबे खुद उसके सामने आ जाता है। मारू उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर एबे कहता है कि मैं यहाँ पर अपने पुराने राइवल से मिलने के लिए आया हूँ। उसके बाद मारू बताता है कि उसके फादर एक स्टंटमैन थे और उसकी मॉम एक्ट्रेस बनना चाहती थी। इसी वजह से बचपन में उसे एक्टिंग करने का मौका मिला था। जब भी मारू एक्टिंग करता था उसकी मॉम बहुत ही खुश हो जाती थी, इसलिए वो सिर्फ अपनी माँ की खुशी के लिए एक्टिंग करता था। ये सब सुनने के बाद एबे उससे पूछता है कि जब तुम इतने टैलेंटेड थे तो फिर तुमने 6 साल पहले एक्टिंग क्यों छोड़ दी। उसके बाद एबे बताता है कि उसके फादर भी एक बार मारू के साथ काम कर चुके हैं और उस दिन के बाद से वो हमेशा सिर्फ मारू की तारीफ करते रहते हैं। ये बात एबे को बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसी वजह से उसने एक्टर बनने का फैसला किया। इतना ही नहीं, वो मारू के स्कूल में भी आ गया ताकि उसे हर चीज में हरा सके। ये सब सुनते ही मारू को बहुत ही गुस्सा आता है और वो एबे का कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन एबे उसे शांत रहने के लिए कहता है। वो बोलता है कि अगर तुमने यहाँ पर कोई गलती की तो स्कूल से बाहर भी जा सकते हो। ये सुनकर मारू और भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि काची ने ऐसे लड़के को अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाया। तभी एबे एक और बात बताता है। वो कहते हैं कि कन्फेशन फेस्टिवल के दिन मैं सबके सामने काची को प्रपोज करूंगा और जब वो मेरी बात मान लेगी तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये सुनकर मारू का मूड और भी खराब हो जाता है। बाद में वो काय से मिलता है और कहता है कि मैं स्कूल के प्ले में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। काय उसकी बात समझ जाता है और कहता है कि अगर तुम एबे को एक्टिंग में हराना चाहते हो तो सबसे पहले हमें एक जबरदस्त स्क्रिप्ट की जरूरत होगी। दोनों सोचने लगते हैं इतनी अच्छी स्क्रिप्ट आखिर लिख कौन सकता है। तभी उनके दिमाग में काची का नाम आता है, लेकिन मारू उससे बात करने से भी घबरा रहा होता है। इसी बीच कुरोहा वहाँ पर आ जाती है और सबके सामने मारू की गर्लफ्रेंड होने का नाटक करने लगती है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट्स बहुत ही हैरान हो जाते हैं। उसके बाद काय मारू को हिम्मत देता है और काची से बात करने के लिए भेज देता है। शुरू में काची मना कर देती है और कहती है कि फेमस होने के बाद बहुत ही लोग सिर्फ मेरी तारीफ करते रहते हैं और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जो लोग खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं मैं उनकी मदद जरूर करती हूँ। ये कहकर मारू की हेल्प करने के लिए वो मान जाती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे का कॉन्टेक्ट चेंज कर लेते हैं और उसी रात काची खुद मारू को मैसेज करती है ताकि वो प्ले के बारे में बात कर सके। मारू अभी उसे कॉल करने ही वाला होता है, लेकिन तभी कुरोहा उसके घर पर आ जाती है। वो कहती है कि मेरी सिस्टर्स को तुम्हारे हाथ का करी बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ गई। लेकिन मारू तुरंत उसे किचन से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कुरोहा कुकिंग में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसके बाद कुरोहा घर के अंदर आती है और देखती है कि पूरा घर बिखरा हुआ है। वो हैरान होकर मारू से पूछती है कि यहाँ पर इतनी गंदगी क्यों है। मारू बताता है कि समर वेकेशन में वो अपने केयरलेस फादर के साथ रह रहा था, इसी वजह से उसके घर की ये हालत हो गई है। फिर कुरोहा उसकी हेल्प करते हुए घर साफ करना शुरू कर देती है। साफ सफाई के दौरान उसे एक पुरानी फोटो मिलती है जिसमें मारू अपनी एक दोस्त के साथ खड़ा होता है। कुरोहा उस फोटो को देखकर पूछती है कि ये लड़का कौन है। मारू बताता है कि इसका नाम सिरोहू है। वो उस ड्रामा के स्पॉन्सर के बेटे थे जिसमें मैं बचपन में काम किया करता था। मारू को याद आता है कि सिरोहू ने उसे प्रॉमिस किया था कि एक दिन वो खुद एक स्टोरी लिखेगा और उसका हीरो सिर्फ मारू ही रहेगा। तभी मारू के फोन पर काची का कॉल आता है। ये देखकर वो घबरा जाता है और जल्दी से अपने रूम में चला जाता है।
आता है। जैसे ही वो कॉल को रिसीव करता है तभी बाहर से कुरोहा जोर से पूछती है कि वैक्यूम क्लीनर कहाँ पर रखा है। ये सुनकर मारू और भी पैनिक करने लगता है। इधर काची को लगता है कि शायद से मारू के घर पर कोई लड़की आ गई होगी, लेकिन हैरानी की बात ये होती कि वो इस बात से बिल्कुल भी नाराज नहीं होती। वो बस इतना कहती है कि हमें कल लाइब्रेरी में अकेले बैठकर बात कर लेंगे। कॉल खत्म होने के बाद मारू कुरोहा को पूरी बात बता देता है, लेकिन कुरोहा को लगता है कि काची जानबूझकर मारू के साथ माइंड गेम्स खेल रहा है। उसे शक होता है कि एबे भी इस प्लान का हिस्सा हो सकता है और दोनों मिलकर बाद में मारू को नीचा दिखाना चाहते हैं। मारू कहता है कि मैं प्ले में अच्छी एक्टिंग करके उसका प्लान फेल कर दूंगा, लेकिन कुरोहा उससे पूछती है कि इतने साल के बाद का तुम वापस से एक्टिंग कर पाओगे। ये सुनकर मारू थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, लेकिन फिर वो कहता है कि मैं पीछे नहीं हट सकता, वरना मुझे जिंदगी भर इसका पछतावा रहेगा। कुरोहा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जगह पर फिर से उसे छेड़ने लगती है। तब मारू भी मजाक में उसको थोड़ा पकड़ लेता है और किस करने का नाटक करता है, लेकिन कुरोहा बिना डरे उसकी और करीब आ जाती है और मारू बुरी तरीके से घबरा जाता है। तभी काची का मैसेज आता है। वो बताते हैं कि उसने प्ले की स्क्रिप्ट का पहला हिस्सा लिख लिया है। अगले दिन मारू और काय मिलकर एक्टिंग की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इतने साल के बाद स्टेज पर खड़े होते ही मारू बुरी तरीके से घबरा जाता है और अचानक बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है। जब उसकी आंख खुलती है तो स्कूल की इंफरेनरी में होता है, जहाँ काची उसके पास बैठे होती है और मारू को अपनी लिखी हुई स्क्रिप्ट का एक हिस्सा देती है और कहती है कि हमें कन्फेशन फेस्टिवल के दिन ये प्ले परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि उस दिन सबसे ज्यादा लोग देखने आएंगे। और ये सुनते ही मारू बहुत ही खुश हो जाता है और एक्साइटमेंट में काची के दोनों हाथों को पकड़कर उसका शुक्रिया अदा करता है। काची उसके बाद स्क्रिप्ट वापस ले लेती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर बाकी की स्टोरी पढ़नी है तो तुम्हें मुझे उसकी पेमेंट देनी होगी। मारू बहुत ही हैरान होकर पूछता है कि आखिर किस चीज की पेमेंट। तब काची कहती है कि तुम बस मेरे एक सवाल का सच सच जवाब दो, वही मेरी पेमेंट होगी। उसके बाद काची बताती है कि जब तुम एक्टर थे तब मैं तुम्हारे सारे ड्रामास देखा करती थी। ये सुनकर मारू उससे कहता है कि अब मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि अब मैं पहले जैसा एक्टर नहीं रहा। फिर काची उससे पूछती है कि इतने साल के बाद अचानक एक्टिंग में वापस आने की वजह क्या है, लेकिन मारू अपनी असली वजह छुपा लेता है और कहता है कि मेरा सिर्फ एक्टिंग में वापस आने का मन था। उसके बाद काची उसे स्टेज पर बेहोश होने की वजह पूछती है और कहती है कि इसी जवाब को मैं स्क्रिप्ट की पेमेंट मान लूंगी। तब मारू अपना पूरा पास्ट बताना शुरू करता है। वो बताता है कि एक ड्रामा की वजह से मैं बहुत ही छोटी उम्र में ही फेमस हो गया था। अगले साल उस ड्रामा का सीक्वल बन रहा था जिसमें मेरी मॉम को भी एक इम्पोर्टेंट रोल मिला था। उनके लिए ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा मौका था, लेकिन शूटिंग के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया और सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से उनकी डेथ हो गई। ये सब देखकर मारू पूरी तरीके से टूट गया था। उस एक्सीडेंट के बाद ड्रामा को भी बंद करने की बात होने लगी, लेकिन मारू ने सबसे रिक्वेस्ट की जिस प्रोजेक्ट के लिए उसकी माँ ने अपनी जान दे दी वो अधूरा नहीं रहेगा। आखिर सब उसकी बात मान गए और जब ड्रामा रिलीज हुआ तब वो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हिट बन गई। लेकिन उसके बाद किसी डायरेक्टर ने मारू को दोबारा एक्टिंग का मौका नहीं दिया और वहीं से उसका एक्टिंग करियर भी खत्म हो गया। मारू की ये कहानी सुनते ही काची की आंखों में आंसू आ गए। वो बिना कुछ कहे स्क्रिप्ट का बाकी हिस्सा भी उसको दे देती है, क्योंकि उसके हिसाब से मारू अपनी पेमेंट दे चुका था। इधर घर जाते हुए काची अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। उसे याद आता है कि बचपन में वो बहुत ही कमजोर और सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिना रहती थी, लेकिन टीवी पर मारू को देखती उसे आगे बढ़ने की हिम्मत मिली। तब हमें पता चलता है कि काची असल में उसी डायरेक्टर की बेटी है जिसने मारू को पहली बार फेमस बनाया था। बचपन में जब मारू उसके घर पर आता था तब दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन काची ने मारू से प्रॉमिस किया था कि अगर मैं कभी स्टोरी लिखूंगी तो उसका हीरो सिर्फ तुम ही रहोगे, और मारू ने भी हंसते हुए उसे हाँ कह दिया था। उसके बाद काची सिर्फ मारू के लिए अलग अलग स्टोरीज लिखने लगी, लेकिन मारू की मॉम की डेथ के बाद उसके फादर ने काची से कहा कि अब तुम दोनों कभी नहीं मिल पाओगे। सबसे बड़ी बात यह होती कि इतने सालों तक जिसे मारू सिरोउ नाम से लड़का समझ रहा था वो असल में कोई और नहीं बल्कि काची थी, जिसका पूरा नाम सिरो काची था। इधर काची को अपनी पूरी गलती समझ आ जाती है। इतने सालों तक उसे लग रहा था कि मारू ही उसे छोड़कर चला गया, इसी वजह से वो फेमस बनी ताकि एक दिन मारू से बदला ले सके। लेकिन सच जानने के बाद उसे एहसास होता है कि मारू ही उसका पहला प्यार था और इतने सालों तक वो बिना वजह के उससे नफरत करती रही। सिर्फ एक सच्ची बातचीत ने उसके दिल की सारी गलतफहमियां दूर कर दी। इधर रात में कुरोहा मारू से कहती है कि फेस्टिवल के दिन तुम्हें एबे की परफॉर्मेंस के बीच में स्टेज पर आना होगा और सबके सामने उसकी लिमलाइट भी छीन लेनी है, साथ ही काची का दिल भी जीतना होगा। लेकिन कुरोहा को शक होता है कि काची एबे के प्लान का हिस्सा हो सकती है और वो सबके सामने मारू को रिजेक्ट करके उसकी बेइज्जती करना चाहती होगी। ये सब जानते हुए भी मारू पीछे नहीं हटता। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये चैलेंज जरूर एक्सेप्ट करूंगा, और अगले दिन से ही एक्टिंग की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। कुरोहा उसका हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि जब तुम दिल से एक्टिंग करते हो तो तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। उसके बाद वो मारू को बेस्ट ऑफ लक कहती है। अगले दिन मारू और काय मिलकर प्ले की तैयारी करते हैं, जबकि दूर खड़ी कुरोहा चुपचाप उनकी फिक्र कर रही होती है। आखिरकार कन्फेशन फेस्टिवल का दिन आ जाता है। मारू और काय की मुलाकात एबे से होती है। एबे को पूरा यकीन होता है कि आज काची उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी। बाद में काय मारू से कहता है कि बदला लेने वाला प्लान शायद से इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा साथ दूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम इस बार सच में सीरियस हो। उसके बाद मारू फेस्टिवल के कैफे में काम करने के लिए युकाटा पहन लेता है और अपनी
परफॉर्मेंस का इंतजार करने लगता है। तभी कुरोहा वहाँ पर आ जाती है। वो एक बार फिर मारू का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार मारू का पूरा फोकस सिर्फ प्ले पर ही होता है। कुछ देर के बाद काय उसे बताता है कि कोई तुमसे मिलने आया है। मारू बाहर जाकर देखता है जहाँ एक लड़की ग्रीन जैकेट और ब्राउन कैप पहने खड़ी होती है। उसे देखते ही मारू को अपना बचपन का वो दोस्त शिरोव याद आता है। वो उसके पास जाने लगता है, लेकिन काची अभी असली पहचान बताना नहीं चाहती थी, इसलिए वो मारू से थोड़ी दूर रहने के लिए कहती है। मारू उसकी बात मान लेता है और उसे प्ले देखने के लिए आने का शुक्रिया अदा करता है। तब काची हल्का सा नाराज होते हुए कहती है कि इतने सालों तक तुम मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आए। मारू कहता है कि उस वक्त मेरी जिंदगी में बहुत ही कुछ बदल गया था, लेकिन मैं आज भी वो अपना प्रॉमिस नहीं भुला पाया जो मैंने तुमसे बचपन में किया था कि एक दिन मैं जरूर तुम्हारी लिखी हुई स्टोरी का हीरो बनूंगा। ये बात सुनते ही काची की आंखों में फिर से नम हो जाती है। उसके बाद मारू उससे पूछता है कि इतने सालों में तुम्हारी लाइफ में क्या क्या हुआ, जिस पर शिरोव बताती है कि तुम्हारे जाने के कुछ ही टाइम के बाद मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया था। उसके बाद मैंने अपनी हर कमी को धीरे धीरे दूर किया और पिछले साल नोबलिस्ट बनकर मुझे मेरी पहली बड़ी सक्सेस भी मिल गई। ये सब सुनकर मारू काफी हैरान हो जाता है। तभी शिरोव धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है और कहती है कि मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया था ताकि एक दिन तुम मुझे देखकर मुझ पर गर्व कर सको। इतना कहने के बाद वो अपनी कैप को उतार देती है और तब मारू को पता चलता है कि शिरोव और कोई नहीं बल्कि काची है। उसे एहसास होता है कि इतने सालों तक वो गलत इंसान को याद करता रहा। काची मुस्कुराते हुए कहती है कि जब तुम मुझे लड़का समझते थे तब मुझे बहुत ही बुरा लगता था, इसीलिए मैंने खुद को पूरी तरीके से बदलने की कोशिश की। वो बताते कि स्कूल में तुमसे दोबारा मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन जब मैंने कुरोहा को तुम्हारे इतने करीब देखा तब मेरा दिल टूट गया था। ये सुनकर मारू उससे माफी मांगता है, लेकिन काची कहती है कि अगर तुम आज से मुझे मेरे फर्स्ट नाम से शिरोव से बुलाओगे तो मैं पुरानी सारी बातें भूल जाऊंगी। उसके बाद मारू उससे पूछता है कि तुमने आज अपनी असली पहचान क्यों बताई। काची कहती है कि मैं चाहती थी कि स्टेज पर जाने से पहले तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस आ जाए। इतना कहकर दोनों अपने अपने रास्ते चल देते हैं। रास्ते में काची की मुलाकात कुरोहा से होती है। तब कुरोहा बताती है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई पहले से ही पता थी। जब मैंने मारू के घर में वो पुरानी फोटो देख लेती, लेकिन वो कहती है कि सिर्फ अपनी पहचान बता देने से तुम मारू का दिल नहीं जीत पाओगी। उसके बाद कुरोहा मारू के पास आती है। वो अपनी जलन छुपाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन मारू उसके चेहरे से ही समझ जाता है कि वो काची को बिल्कुल पसंद नहीं करती। मारू मजाक में कहता है कि जब तुम मुझसे नाराज होती हो तब और भी क्यूट लगती हो। ये सुनते ही कुरोहा शर्म से चुप हो जाती है। उसके बाद दोनों फेस्टिवल में साथ घूमते हैं और धीरे धीरे क्लोजिंग सेरेमनी का वक्त आ जाता है। तब कुरोहा मारू से कहती है कि शुरू में मैं चाहती थी कि तुम दोबारा से एक्टिंग करो, लेकिन अगर एक्टिंग ही तुम्हारी खुशी है तो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। ये सुनकर मारू उसकी तरफ से उदास नजरों से देखने लगता है। तब कुरोहा उसके गाल पर हल्का सा थप्पड़ मार देती है और कहती है कि अब हमारे बीच जो भी था वो सब खत्म हो चुका है। अब तुम जिसके साथ चाहो अपनी जिंदगी बिता सकते हो, चाहे वो काची ही क्यों ना हो। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे छुपा दर्द मारू भी साफ देख लेता है। कन्फेशन फेस्टिवल शुरू होते ही एक के बाद एक स्टूडेंट सबके सामने अपने प्यार का जिक्र करने लगते हैं। इधर मारू स्टेज के पीछे खड़ा अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है। वो काफी नर्वस होता है। तभी काय उसके पास आकर पूछता है कि क्या तुम तैयार हो। मारू गहरी सांस लेकर कहता है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ। कुछ देर के बाद एबे स्टेज पर चढ़ जाता है। उसको देखते ही बहुत ही सारी लड़कियां जोर जोर से चीयर करने लगती है। फिर एबे शिरोव के लिए अपनी परफॉर्मेंस शुरू करता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद मारू भी स्टेज पर आ जाता है। ये देखकर शिरोव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दोनों साथ में परफॉर्मेंस करने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे मारू की एक्टिंग और परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो जाती है कि एबे भी उसके सामने फीका पड़ जाता है। आखिर में एबे स्टेज को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद काय माइक लेकर स्टेज पर आता है और सबको बताता है कि मारू किसी से अपने दिल की बात कहना चाहता है। मारू हिम्मत को जुटाकर सभी के सामने बोलना शुरू करता है और शिरोव से कहता है कि मैं बहुत ही पहले से तुमसे प्यार करता था और जब मुझे लगा कि तुम एबे के साथ रिलेशनशिप में हो तब मेरा दिल पूरी तरीके से टूट गया था। इसी वजह से मैं बदला लेने के इरादे से इस स्टेज पर आया था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरे दिल में असल में क्या है। इतना कहने के बाद मारू कुरोहा की तरफ देखने लगता है और कहता है कि इतने सालों से हर मुश्किल वक्त में सिर्फ तुमने ही मेरा साथ दिया और मैं चाहता हूँ कि आज से हम दोनों अपने रिश्ते को एक नया नाम दे। ये सुनते ही पूरा स्कूल हैरान रह जाता है। तब कुरोहा को भी स्टेज पर बुलाया जाता है। सबको लगता है कि वो तुरंत मारू का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन कुरोहा मुस्कुराते हुए उसे मना कर देती है। ये देखकर मारू सबके सामने ऑकवर्ड फील करने लगता है। बाद में एबे और काय आपस में बात करने लगते हैं। तब एबे बताता है कि शिरोव मेरे लिए सिर्फ एक बहन जैसी है और ये पूरा प्लान उसी का था। वो चाहते थे कि किसी तरीके से मारू अपने दिल की बात सबके सामने बोल दे। शुरू में वो सिर्फ मारू से अपना बदला लेना चाहता था, लेकिन जब उसने कुरोहा को मारू की अपनी फीलिंग का जिक्र करते हुए देखा तो उसने गुस्से में आकर झूठ बोल दिया था कि एबे के साथ वो
रिलेशनशिप में है। बाद में एबे ने उसे अपनी बात वापस लेने को कहा था, लेकिन सिरोह ने मना कर दिया क्योंकि वो कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। इसी वजह से एबे को सबके सामने विलन बनना पड़ रहा ताकि दोनों अपनी गलतफहमियां दूर कर सके। साथ ही एबे ये भी मानता है कि मारू को दोबारा स्टेज पर देखकर उसे सच में बहुत ही खुशी हुई। उसके बाद काय बताता है कि कुरोहा ने मारू का प्रपोजल इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि कभी मारू ने भी उसकी फीलिंग को ठुकरा दिया था। वो आज भी मारू से उतना ही प्यार करती थी, लेकिन गुस्से और दर्द में उसने वही फैसला लिया और अब उसे अपनी गलती का बहुत ही पछतावा हो रहा है। दूसरी तरफ सिरोह के दिल में अब भी मारू के लिए प्यार अभी तक खत्म नहीं हुआ था। जब सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगता है तब मारू ने सबके सामने कुरोहा को प्रपोज कर लिया। ये देखकर सिरोह का दिल फिर से टूट जाता है। इधर कुरोहा भी खुश नहीं होती और मारू खुद भी अपने फैसले की वजह से बहुत ही उलझा लगता है। अगले दिन मारू फिर से वही बुरा सपना देखकर उठता है जिसमें कुरोहा उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। दूसरी तरफ कुरोहा भी अपने रूम में बैठी इसी बात के बारे में सोच रही होती है और खुद को दोष देती रहती है क्योंकि उसका इरादा तो मारू के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का था, लेकिन बदला लेने की जिद में उसने सबके सामने मना कर दिया। इधर सिरोह भी अपने रूम में बैठा मारू को याद कर रही होती है। वो उसकी यादों में खोई हुई रहती है, कभी उसे नाराज होती है तो कभी उसे याद करके मुस्कुराने लगती है। उसके दिल में आज भी मारू के लिए वही प्यार था। अगले दिन जब तीनों स्कूल पहुँचते हैं तब काय देखता है कि मारू, कुरोहा और सिरोह तीनों में उदासी बैठे होते हैं। तभी स्कूल के स्पीकर से मारू को फैकल्टी रूम में बुलाया जाता है। काय उसे बताता है कि फेस्टिवल वाली उसकी डांस परफॉर्मेंस यूट्यूब पर वायरल हो गई है। इतना ही नहीं, कुरोहा की रिजेक्शन वाली क्लिप भी इंटरनेट पर बहुत ही तेजी से फैल रही है। अब हर जगह पर मारू की ही चर्चा हो रही है, यहाँ तक कि टीवी शोज भी उसके बारे में ही बात करने लगे हैं और कुछ लोग कुरोहा को भी इंटरव्यू लेने के लिए बुलाना चाहते हैं। ये सब सुनते ही मारू गुस्से में काय को पकड़ लेता है। तब काय सच बताता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प सिर्फ इसलिए की थी ताकि तुम दोबारा से एक्टिंग की दुनिया में वापस आ सको। इधर कुरोहा और सिरोह ये सब चुपचाप देख रही होती है। तभी अचानक क्लास में एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस आती है जिसका नाम मारिया होता है। वो आते ही सीधा मारू के पास आ जाती है और उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। मारिया कहती है कि जब से तुमने एक्टिंग छोड़ दी है तब से मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रही थी। मारू भी उसकी एक्टिंग की बहुत ही तारीफ करता है। ये सब देखकर कुरोहा और सिरोह दोनों बहुत ही हैरान हो जाती है। वो मारू से पूछते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है। तब मारिया बताती है कि पहले वो भी मारू की एजेंसी में काम करती थी। उस वक्त मारू ने उसकी बहुत ही हेल्प की थी और एक्टिंग की बहुत ही सारी बातें भी उसे सिखाई थी। इतना ही नहीं, मारिया सबके सामने मारू से अपने प्यार का जिक्र भी कर देती है। ये देखकर कुरोहा और सिरोह दोनों बहुत ही हैरान हो जाती है। इधर बेचारे मारू की लाइफ पहले से ही उलझी हुई होती है और मारिया की एंट्री ने उसकी दिक्कत को और भी बढ़ा दिया होता है। उसके बाद मारू काय को माफ कर देता है क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि उसकी वीडियो वायरल होने की वजह से उसकी एक्टिंग में वापस आने का रास्ता खुल गया है। फिर मारू काय से पूछता है कि तुम स्कूल के अंदर पिज्जा कैसे लेकर आए। तब काय बताता है कि इसमें एक लेडी ने उसकी हेल्प की थी। कुछ देर के बाद एक रेड हेड वाली लड़की वहाँ पर आती है जिसका नाम रीना होता है। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि स्कूल के ज्यादातर काम वही संभालती है। इधर मारू उसकी बातें सुनने की जगह पर बस उसे देखता रह जाता है, लेकिन रीना तुरंत समझ जाती कि मारू क्या सोच रहा है। वो मजाक में उसकी टांग खींचते हुए कहती है कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये सुनकर मारू और भी शर्मिंदा हो जाता है। तब हमें पता चलता है कि काय और रीना एक दूसरे को काफी सालों से जानती हैं और जब भी काय किसी मुसीबत में फंस जाता है तब वो हमेशा रीना की हेल्प लेता है। तब सिरोह हिम्मत करके मारू के पास आती है। उसकी दोस्त माँ को भी उसका हौसला बढ़ा रही होती है। सिरोह को तो पहले ऐसा लगता है कि जैसे वो मारू को डेट पर बुला रही हो, लेकिन अगली पल वो बताती है कि उसके फादर मारू से मिलना चाहते हैं, इसलिए वो सिर्फ अपने घर पर चलने के लिए कह रही होती है। साथ ही वो काय को भी बिना परमिशन वीडियो अपलोड करने के लिए डांट भी लगाती है। मारू भी कहता है कि मैं बाद में इसे अच्छे से समझाऊंगा। तभी कुरोहा वहाँ पर आ जाती है और मारू से अपने दिल की बात करना चाहती थी, लेकिन कुरोहा को देखते ही मारू को फेस्टिवल वाली बात याद आ जाती है। इसी वजह से वो घबराकर सिरोह के पीछे छिप जाता है। ये देखकर कुरोहा का दिल फिर से टूट जाता है, जबकि सिरोह को लगता है कि इस बार वो कुरोहा से जीत गई। वो कुरोहा से कहती है कि फिलहाल मारू तुमसे बात नहीं करना चाहता, इसलिए कुछ दिन उससे दूर रहना। ये सुनकर कुरोहा कुछ भी नहीं कहती और आंखों में आंसू लेकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। बाद में मारू अकेला नदी के किनारे बैठा होता है। तभी काय का उसके पास कॉल आता है। वो बताता है कि मीडिया वाले अब उसके घर से चले गए हैं और हो सके तो एक बार कुरोहा से जरूर मिल लेना। काय उससे पूछता है कि क्या तुम कुरोहा से नफरत करते हो, लेकिन मारू मना कर देता है। वो कहता है कि गलती मेरी भी थी, इसलिए उसके साथ जो भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूँ, लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि कुरोहा के दिल में मेरे लिए असल में क्या फीलिंग्स है। कॉल खत्म होने के बाद काय खुद कुरोहा के पास जाता है और मारू की कई सारी बातें उसे बता देता है ताकि दोनों के बीच की ये दूरियां हमेशा के लिए खत्म हो सके। उसके बाद मारू जैसे ही घर पर पहुंचता है वो देखता है कि मारिया मेड के कपड़ों में उसका इंतजार कर रही होती है। ये देखकर मारू पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और मारिया से पूछता है कि आखिर तुम मेरे घर के अंदर कैसे आ गई, जिस पर मारिया बस मुस्कुराने लगती है। फिर वो बताती है कि बहुत ही पहले उसकी मॉम ने मुझे इस घर की दी थी। उसके बाद मारिया बताती है कि मैंने तुम्हारी पसंद का सारा खाना बना दिया है। जैसे ही मारू पहला निवाला खाता है उसे अपनी माँ की याद आ जाती है क्योंकि उसके खाने का टेस्ट बिल्कुल उसकी माँ के हाथ जैसा होता है। मारू इमोशनल होकर मारिया का शुक्रिया अदा करता है। तभी उसे पता चलता है कि मीडिया वालों को उसके घर से भेजने वाली भी मारिया ही थी। ये देखकर
देखकर मारू काफी इम्प्रेस हो जाता है और सोचता है कि पहले वाली शरारती मारिया आज भी इतनी सक्सेसफुल एक्ट्रेस कैसे बन गई। जिस पर मारिया कहती है कि आज जो भी कुछ हुए वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। उसके बाद मारिया बताती है कि जब तुमने एक्टिंग छोड़ दी थी तब मैं तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन उस वक्त मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई। लेकिन जब मैंने इंटरनेट पर तुम्हारी स्टेज परफॉर्मेंस देखी तब मुझे यकीन हो गया कि पुराना वाला मारू अब भी जिंदा है और सिर्फ तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो। ये सुनकर मारू उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है। तब मारिया उसे एक बिजनेस कार्ड देती है जो कि हार्डली नाम की एक एजेंसी एसईओ का होता है। मारू को याद आता है कि पहले इस एजेंसी को नीना संभालती थी, लेकिन बीमार होने के बाद हार्डी ने कुछ टाइम के लिए उसकी जगह ले ली। बाद में नीना ठीक हो गई थी, लेकिन उसने एजेंसी वापस न आने का फैसला कर लिया। तब मारिया बताती है कि हार्डी ने इंटरनेट पर मारू की परफॉर्मेंस देखी थी और वो चाहता है कि मारू दोबारा से एक्टिंग की दुनिया में वापस आ जाए। उसके बाद मारिया एक और कार्ड निकालती है और कहती है कि ये कुरुहा को दे देना क्योंकि हार्डी उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। तभी अचानक डोर बज जाती है। ये देखकर मारू मारिया को छुपने के लिए कहता है। जब वो डोर को खोलता है तो बाहर कुरुहा की 3 बहनें मिडोरी, कोई और अकाने भी होती है। मारू उनसे पूछता है कि तुम सब यहाँ पर कैसे आई, जिस पर वो बताती है कि कुरुहा की याददाश्त चली गई है और वो पहले से बिल्कुल अलग बिहेव कर रही है। ये सुनकर मारू काफी परेशान हो जाता है। तब मारिया बाहर आ जाती है। उसे देखकर मिडोरी को लगता है कि शायद से मारू को कुरुहा के बाद कोई नई लड़की मिल गई, लेकिन मारू तुरंत उसको मना कर देता है और उसका इंट्रोडक्शन देता है। ये सुनते ही तीनों बहनें बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उन्होंने मारिया को टीवी पर कई बार देखा है। उसके बाद मारू मारिया को बताता है कि ये तीनों कुरुहा की बहनें और बचपन से ये सब मेरे लिए अपनी सगी बहन जैसी है। वो सभी लड़कियों का एक एक करके इंट्रोडक्शन देना शुरू करता है। सबसे पहले वो मिडोरी के बारे में बताता है जो सबसे अट्रैक्टिव है, थोड़ी वायलेंट नेचर की है और प्रोफेशनल लेवल पर टेनिस खेलती है। उसके बाद वो ओई के बारे में बताता है जो कि फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और बहुत ही काइंड और शाय लड़की है। सबसे लास्ट में ओई की ट्विन सिस्टर आने होती है जो कि एक जीनियस है। आने ने ग्लोबल मैथमेटिक्स सर्टिफिकेशन का लेवल 1 भी पास कर लिया है। कुरुहा के साथ मिलकर इन सभी को कलरफुल सिस्टर के नाम से जाना जाता है क्योंकि हर एक दूसरे से भी ज्यादा क्रेजी है। मारिया को लगता है कि ये टेक्निकली उसकी भी सिस्टर है, इसलिए उन्हें कहती है कि सब मुझे निशान कहकर बुलाओ। मारिया की ये कहने के बाद मारू को हक कर लेती है, लेकिन मिडोरी उसको दूर कर देती है और कहती है कि तुम इसे सिर्फ अपना नहीं बना सकती हो क्योंकि ये हमारा भी भाई है। नडोरी कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी निशान नहीं बुलाऊंगी, लेकिन मारिया कहती है कि मैं तुम सबकी फोटो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाली हूँ। ये सुनने के बाद मिडोरी टेम्प्ट हो जाती है, लेकिन जल्दी समझ जाती है कि मारिया असल में उसकी बॉडी की फोटो लेने की बात कर रही है। इसलिए मिडोरी उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, वरना वो तीनों मिलकर उसके खिलाफ हो जाएंगे। थोड़ी देर टीज करने के बाद मारिया वहाँ से जाने के लिए एग्री कर जाती है क्योंकि उसको कुरुहा को भी चेक करना होता है। बाद में वो लड़कियां मारू को बताती है कि कुरुहा की मेमोरीज उस वक्त से लेकर फेस्टिवल के दिन तक इरेज हो चुकी है। ये सुनकर मारू बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है कि उन्हें कुरुहा के कन्फेशन के बारे में कैसे पता चला। मिडोरी बताती है कि कुरुहा ने उसको कुछ नहीं बताया था, लेकिन वो एक लड़की है इसलिए वो इन सब चीजों को समझ सकती है। इसके बाद वो सभी मारू से कुरुहा की हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन मारू भी कुरुहा के सामने जाने से डर रहा होता है क्योंकि कुरुहा ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। ऊपर से अगर मारू ये सोचने लगा कि कुरुहा की मेमोरीज उसकी वजह से गई है तो वो खुद को ब्लेम करते हुए बहुत ही गलत स्टेप ले सकता है। फिर वो लड़कियां मारू को बताती है कि कुरुहा सुबह उससे बात करेगी। वहाँ से जाते वक्त वो मारू से पूछती है कि क्या वो वापिस से शो में जाएगा। मारू कहता है कि उसने अभी तक डिसाइड नहीं किया। ये सुनने के बाद अकाने उसको एडवाइस देती है कि चाहे तुम जो भी डिसीजन लो, लेकिन कभी भी लव से भागना मत। अगले दिन जब मारू अपने घर से बाहर निकलता है तो उसकी मुलाकात कुरुहा से हो जाती है जो कि उसका बाहर वेट कर रही होती है। मारू उससे पूछता है कि तुम्हें अभी तक इतना सब कुछ याद है। कुरुहा बताती है कि मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैंने तुम्हें कन्फेस करने का डिसीजन लिया था। इसके बाद कुरुहा बताते कि उसने वो वीडियो भी देखी है जिसमें उसने मारू को रिजेक्ट किया था, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसने ऐसा क्यों किया था क्योंकि हर रात वो अपने माइंड में मारू के बारे में ही सोचती रहती है। इसके बाद कुरुहा मारू से पूछती है कि क्या मुझे रिजेक्ट करने के बाद भी तुम मेरे साथ रहना चाहोगे। कुरुहा का ये सवाल सुन के मारू जवाब देने में हेजिटेट करता है। ये देखने के बाद कुरुहा उससे कहती है कि अब तुम्हें इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब कुरुहा मारू का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है तो मारू पीछे हट जाता है। ये देखने के बाद कुरुहा को समझ में आ जाता है कि मारू अब भी इस इंसिडेंट की वजह से बहुत ही हर्ट हुआ है। कुरुहा उससे कहती है कि मैं कोशिश करती रहूंगी और मारू उससे कहता है कि तुम मेरे साथ रहो क्योंकि मैं सच में इस ट्रोमा से बाहर आना चाहता हूँ। तभी सिरो अपनी कार लेकर वहाँ पर आ जाती है और मारू को बताती है कि स्कूल के बाहर बहुत ही सारे प्रेस वाले उसका इंटरव्यू लेने के लिए वेट कर रहे हैं, इसलिए वो मारू से कहती है कि तुम मेरे साथ कार में चलो ताकि उनसे बच सको। रास्ते में सीरू नोटिस करती है कि कुरुहा का बिहेवियर थोड़ा अलग है। मारू उसे बताता है कि शायद कुरुहा की कुछ मेमोरीज लॉस्ट हो गई है। कुरुहा को अपनी पुरानी मेमोरीज याद नहीं होती, इसलिए वो मारू को काची के साथ इतना फ्रेंडली देखकर जेलस हो जाती है। वो मारू से पूछती है कि तुम्हारा काची के साथ असल में क्या रिलेशनशिप है। कुरुहा की आंखों में गुस्सा देखने के बाद सिरो को लगता है कि
कि शायद से कुरोहा ने अपनी मेमोरीज लॉस नहीं की है। ये देखकर मारू के माइंड में कुरोहा की मेमोरीज वापस आने का आइडिया आता है और कुरोहा को लाइब्रेरी के प्रिपरेशन रूम में लंच करने के लिए बुलाता है और उसके लिए खुद लंच बॉक्स लेकर आता है। उस लंच बॉक्स में ऑक्टोपस सॉसेस भी होते हैं क्योंकि मारू को लगता है कि इन्हें देखकर कुरोहा को पिकनिक का वो इंसिडेंट याद आ सकता है। कुरोहा को पहले ये सॉसेस बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन इस बार वो अपनी आंखें बंद करके मारू से कहती है कि तुम इसे मेरे मुंह में डाल दो। मारू उसका ऐसा क्यूट एक्सप्रेशन देखकर कहता है कि तुम ऐसे बहुत ही क्यूट लग रही हो। ये सुनते ही कुरोहा बहुत ही एम्बैरस हो जाती है और वाटर बोतल से मारू के फेस पर मारना शुरू कर देती है। इसके बाद मारू उसको ऑक्टोपस सॉसेस खिला देता है। कुरोहा जिस तरीके से उसे जल्दी जल्दी खा लेती है और उसे देखकर मारू सोचता है कि शायद से कुरोहा को सच में एमनेसिया हो गया है। इसके बाद कुरोहा उससे पूछती है कि क्या तुम अपनी पुरानी एजेंसी में वापस जाने वाले हो। ये सुनते ही मारू को याद आता है कि उसको कुरोहा को एक कार्ड देना था। मारू बताता है कि एजेंसी के प्रेसिडेंट को हम दोनों में इंटरेस्ट है, लेकिन मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि मुझे वापस जाना है या नहीं। कुरोहा कहती है कि वो नहीं चाहती कि मारू एक्टिंग में वापस आए क्योंकि एक्टिंग की वजह से उसको बहुत ही पेन मिला है, लेकिन उसने वीडियो में मारू को डांस करते हुए बहुत ही खुश देखा था। इसलिए कुरोहा कहती है कि अगर एक्टिंग करने से तुम खुश होते हो तो तुम्हें वही करना चाहिए जो कि तुम्हें खुशी देता है। ये सुनने के बाद मारू उसे याद दिलाता है कि स्टेज पर वापस जाने की एडवाइस भी कुरोहा ने ही उसको दी थी, लेकिन ये बात और भी सैड है क्योंकि कुरोहा को अब वो सब कुछ याद भी नहीं है। मारू ये कहने के बाद पीछे मुड़ता है और रोने लगता है। ये देखकर कुरोहा उसको पीछे से हक कर लेती है और मारू का इतना केयर करने के लिए उसको थैंक यू कहती है। कुरोहा उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एजेंसी में जाऊंगी, लेकिन एक्टिंग करने के लिए नहीं बल्कि ये देखने के लिए कि तुम क्या डिसीजन लेते हो। तभी सिरो रूम के अंदर आ जाती है और मारू से पूछती है क्या तुम सच में शोबिज में वापस जाने वाले हो। मारू को पता चलता है कि सिरो उनकी पुरानी बात सुन रही थी। ये देखने के बाद सिरो मारी के पीछे छिप जाती है और फेक रोने लगती है ताकि मारू और काय एक दूसरे से लड़ने लगे। मारू उसकी हरकत को देखकर उसके सर पर मार देता है और उसके बाद सिरो से पूछता है कि क्या तुमने उसको पीछे से हिट करने दिया था। बाद में सिरो बताती है कि वो चाहती है कि मारू उसके लिखे हुए प्ले में परफॉर्म करे। इसका मतलब सिरो भी मारू के शोबिज में वापस जाने के फेवर में। लेकिन काय मारू को याद दिलाता है कि अगर वो भी एजेंसी ज्वाइन करना चाहता है तो अपनी स्कूल लाइफ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएगा। इसलिए काय कहता है कि मारू को ग्रेजुएशन तक वेट करना चाहिए। इसके बाद मारू एक एंटरटेनमेंट क्लब बनाने का आइडिया देता है और सिरो से कहता है कि तुम्हारी स्क्रिप्ट हिट होना ये जरूरी नहीं है कि तुम खुद इस फिल्म के टीवी शो में काम करो। मारू को लगता है कि सिरो का स्कूल में रहना भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी की वजह से वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकता है। इसलिए मारू चाहता है कि सिरो को स्कूल में ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। कुरोहा समझ जाते है कि मारू ऐसा लड़का नहीं है जो कि दूसरों पर अपनी बात फोर्स करे। इसलिए वो मारू से पूछती है कि तुम्हारा असली मोटिव क्या है। काय बताता है कि मारू को सभी को एक साथ लाने का एक और रीजन है, लेकिन वो अभी उस रीजन के बारे में कुछ भी बताने के लिए रेडी नहीं होता। मारू सभी से कहता है कि काय पर प्रेशर मत डालो, अगर वो खुद नहीं बताना चाहता तो हमें उसको फोर्स भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद मारू सभी को अपने इंटरटेनमेंट क्लब का प्लान बताता है। वो बताता है कि कुरोहा भी उनके साथ इस क्लब की फाउंडिंग मेंबर होगी। फिर मारू डिसाइड करता है कि वो क्लब और एजेंसी दोनों में से किस जगह जाना चाहता है। ये डिसाइड करने के लिए प्लान्स को घर लेकर जाएगा, लेकिन काय कहता है कि जब मारू एजेंसी जाएगा तो वो भी उसके साथ वहीं पर जाना चाहता है। सिरो भी कहती है कि वो एजेंसी जाना चाहती है क्योंकि वो वहाँ पर होने वाली बातों को सुनना चाहती है। मारू को आने की एडवाइस याद आती है, हर चीज को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए मारू खुशी खुशी सभी को अपने साथ एजेंसी ले जाने के लिए एग्री कर लेता है। बाद में एजेंसी के बाहर मारू की मुलाकात मारिया से होती है। मारिया को देखने के बाद मारू को याद आता है कि इसी जगह पर वो पहली बार मारिया से मिला था। पहले मारिया जोर से मारू से फाइट करती है, लेकिन तब उसके साथ बिल्कुल अलग तरीके से बाद में बिहेव करने लगती है। मारिया बताती है कि पहले उसको मारू बहुत ही बोरिंग लगता था, लेकिन जैसे ही कैमरा उसके सामने आता है मारू एकदम से कूल बन जाता था। तभी बाकी सभी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो सभी मिलकर प्रेसिडेंट सन से मिलने के लिए अंदर चले जाते हैं। मारू प्रेसिडेंट सन की बहुत ही तारीफ करना शुरू कर देता है क्योंकि उसको पैसे लेने होते हैं, लेकिन सियोन बिल्कुल अनइफेक्टेड रहता है और सीधा मारू से पूछता है कि क्या तुम शोबिज में कमबैक करने वाले हो या नहीं। मारू कहता है कि अभी उसको अपनी स्टडीज पर फोकस करना है, लेकिन सियोन कहता है कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बड़ा नाम बनाने के लिए बिल्कुल सही टाइम है ये। इसके बाद सन कुरोहा से कहता है कि तुम्हें भी शोबिज में डिबूट करना चाहिए, लेकिन कुरोहा पोलाइटली उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। सियोन उसको कन्विंस करने के लिए बताता है कि अगर वो 3 साल तक काम करते रहे तो वो 100 मिलियन तक कमा सकती है, और अगर सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग हुआ तो मारू इससे 3 गुना ज्यादा पैसे कमा सकता है। ये सुनने के बाद मारू बहुत ही एक्साइटेड होता है क्योंकि उसको इतने पैसे कमाने के चांस मिल रहे होते हैं। तीनों लड़कियां मारू को वार्निंग करती है कि अगर उसने किसी दूसरी लड़की को गलत नजर से भी देखा तो उसको छोड़ेगी नहीं। इसके बाद शियोन बताता है कि मारू और कुरोहा को दोनों के कमर्शियल में कास्ट करना चाहता है। वो कुरोहा से इस ऑफर को रिजेक्ट करने के लिए कहता है, लेकिन कुरोहा इस बार उसकी ऑफर को क्लियरली रिजेक्ट कर देती है। कुरोहा की बार बार मना करने के बाद भी शियोन उसकी इंसल्ट करना शुरू कर देता है। ये देखने के बाद मारू उसके सर पर ड्रिंक गिरा देता है और उससे कहता है कि मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड की दोबारा इंसल्ट
मत करना। लेकिन स्वयं माफी मांगने की जगह पर उन सभी को इंसल्ट करना शुरू कर देता है। ये देखकर काय उसकी पिटाई करने के लिए रेडी हो जाता है। मारू किसी तरीके से काय को रोक लेता है ताकि बात और ना बढ़े। इसके बाद से उन सिक्योरिटी को कॉल करके उन सभी को अरेस्ट करने के लिए कहता है। लेकिन तभी स्वान को फोन पर कई अर्जेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो कुछ देर के लिए रूम से बाहर चला जाता है। ये मौका देखकर काय मारू से कहता है कि जो हुआ उसके बारे में कुछ मत बताना और सभी को ये कहने के लिए बोलता है कि स्वयं ने खुद अपने सर पर वाइन गिरा ली थी। सभी लोग इस फेक स्टोरी को बताने के लिए एग्री कर लेते हैं, लेकिन क्रोहा मारू को झूठ बोलने से मना करती है और उसे डांटते हुए कहती है कि तुमने सियोबज में वापस जाने का अपना एकमात्र चांस भी खुद खराब कर दिया। तभी स्वयं रूम में सिरोव के फादर सुइचिरो के साथ वापस आता है। सुइचिरो बताते हैं कि असल में उन्होंने ही मारू और क्रोहा को कमर्शियल में हायर करने की बात की थी। इसके बाद सभी लोग स्वयं को पूरी सच्चाई बता देते हैं। सिरोव भी मारू के फेवर में बोलती है और एक्सप्लेन करती है कि मारू ने जो कुछ भी किया था वो सिर्फ उस इंसान को डिफेंड करने के लिए किया था जिसकी वो केयर करता है। मारिया सजेस्ट करती है कि इस मैटर को फाइट के बिना पीसफुली सॉल्व करना चाहिए, लेकिन स्वयं खुद को विक्टिम मानता है और कहता है कि मारू और बाकी लड़कियों को अपने एक्शन की वजह से जेल जाना चाहिए। आखिर में मारिया एक कमर्शियल कॉन्टेस्ट का आइडिया देती है। वो कहती है कि अगर स्वयं की टीम जीत जाती है तो मारू और क्रोहा को उसकी एजेंसी ज्वाइन करनी होगी, लेकिन अगर मारू की टीम जीत जाती है तो स्वयं को उसके खिलाफ सारे चार्जेस हटाने होंगे। इसके बाद मारिया सुइचिरो से कहती है कि वो दोनों कमर्शियल आइडियाज के जज बनेंगे। साथ ही एक ऑडियंस पोल भी रखेंगे जिसमें कि लोग अपने फेवरेट कमर्शियल को वोट कर सकेंगे। कमर्शियल की पूरी प्रोडक्शन अल्ट्रामरीन अलायंस की एजेंसी हैंडल करेगी। इसके बाद मारिया डिसाइड करती है कि वो भी मारू के कमर्शियल में काम करेगी। वो कहती है कि भले ही उसकी बॉडी में अभी ज्यादा चेंजेस नहीं आए, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट्स में वो काफी ग्रो कर चुकी है। अगले दिन सभी लोग इंटरटेनमेंट क्लब की पहली मीटिंग करते हैं। मीटिंग में वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें एक स्पोर्ट ड्रिंक का कमर्शियल बनाना होगा जिसको प्रमोट करने के लिए वो सभी काम करेंगे। रात को मारिया अपनी एल्डर सिस्टर एरी के बारे में सोचने लगती है। जब मारिया के पेरेंट्स उन्हें छोड़कर चले गए थे तब एरी ने उसको अपने साथ रखा था और उसकी केयर करने के लिए दिन रात काम करती थी। अपने सिस्टर को इतने साल अपने लिए सेक्रीफाइस करते हुए देखकर मारिया को अपनी सिचुएशन से नफरत होने लगी। इसलिए मारिया ने कुछ एजेंसी को अप्रोच करना शुरू किया और आखिर में एक एजेंसी ने उसको हायर कर लिया। सियोन एजेंसी में मारिया की मुलाकात मारू से होती थी। शुरू में मारिया मारू के साथ एक ब्राड की तरह बिहेव करती थी, लेकिन मारू हमेशा किसी न किसी तरीके से उसका मूड अच्छा कर देता था। धीरे धीरे मारिया ने मारू को अपने बड़े भाई की तरह मान लिया, लेकिन एक दिन मारू ने एक्टिंग छोड़ने का डिसीजन ले लिया। तभी मारिया की एल्डर सिस्टर एरी अपने पार्ट टाइम जॉब से घर वापस आ जाती है। इसके बाद दोनों साथ में स्नैक्स खाने लगती है। फिर एरी मारिया से कहती है कि तुम लोगों ने जो कमर्शियल रिकॉर्ड किया है वो मुझे दिखाओ। मारिया उसको वीडियो दिखा देती है। एरी को कमर्शियल की एजेंसी पसंद आती है तो मारिया को लगता है कि उनका फोकस प्रोडक्ट से हट रहा है। वो कहती है कि अगर हमें स्वयं को हराना है तो हमें बहुत ही इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसलिए मारिया मारू को कॉल करके कुछ सजेशन देना चाहती है, लेकिन मारू कहता है कि वो अभी बिजी है और बाद में उससे बात करेगा। असल में मारू उसी कमर्शियल का एक और वर्जन शूट कर रहा होता है। इस बार कमर्शियल को यूथफुल स्टाइल की जगह पर साइबर पंक थीम में बनाया जा रहा होता है। मारिया और एरी दोनों मारू की ये यूनिक आइडिया को देखकर बहुत ही हैरान होते हैं। मारिया को अपने मेंटोर को दोबारा एक्शन में देखकर वो बहुत ही खुश होती है। इसके बाद ऑडियंस की पॉपुलर वोट की वजह से मारू की टीम कमर्शियल कॉन्टेस्ट जीत जाती है। सभी लोग अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी सेलिब्रेशन ज्यादा देर तक नहीं चलती क्योंकि गेट पर सिरोव उन्हें लेने आ जाता है। कार के अंदर सिरोव काय को बताता है कि उसने उसके बैकग्राउंड के बारे में इन्वेस्टिगेट किया है। उसे पता चलता है कि काय असल में शान हैंडी का बेटा है। काय ने मारू से कॉन्टेक्ट सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वो अपने हेटेड फादर और उसकी एजेंसी से बदला लेना चाहता था। कार से बाहर निकलने के बाद काय की मुलाकात एबे से होती है। एबे बताता है कि वो पीछे से सब कुछ मैनेज कर रहा था ताकि एजेंसी उसके खिलाफ डिफेमिनेशन की वजह से एक्शन ना ले ले। काय उससे पूछता है कि तुम मेरी हेल्प करके आखिर क्या हासिल करना चाहते हो। एबे कहता है कि उसको सिर्फ कुछ इंटरेस्टिंग गॉसिप्स चाहिए। काय कहता है कि भले यहाँ पर सभी की टीम जीत जाती है, लेकिन असल में सबसे बड़ा फायदा मुझे और क्रोहा को हुआ है। इसके बाद काय बताता है कि उसने और क्रोहा ने प्राइवेट में अपने गोल्स के बारे में बात की थी, लेकिन क्रोहा ने तुरंत समझ लिया था कि काय उससे कुछ छुपा रहा है। काय ने क्रोहा को सिर्फ इतना बताया था कि शान हैंडी एक बहुत ही बुरा इंसान है और उसको सबक सिखाना चाहता है, इसलिए काय मारू का यूज करने वाला था। दूसरी तरफ क्रोहा का भी एक अपना गोल था। उसने जानबूझकर एमनेसिया होने का ड्रामा किया था ताकि मारू अपने रिजेक्शन की ट्रॉमा से बाहर आ सके। क्रोहा जानती थी कि जब भी कोई मारू के क्लोज लोगों के साथ बुरा बिहेव करता है तो मारू बहुत ही गुस्सा होता है। इसलिए अगर स्वयं सच में काय के बताए अकॉर्डिंग बुरा इंसान है तो मारू उसके अगेंस्ट जरूर खड़ा होगा और ऐसा करने से मारू के शोबिज में वापस जाने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। आखिर में काय को अपने फादर से बदला लेने का मौका मिल गया और क्रोहा भी मारू का ट्रॉमा दूर करने में सक्सेसफुल हो गई। लेकिन मारिया भी सीक्रेटली इस सिचुएशन की विनर थी। उसने हार्डी का यूज करके मारी के सामने स्कूल में ट्रांसफर करवा लिया था ताकि वो मारू के और क्लोज आ सके। बाकी लड़कियां मारिया की इस डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं थी, इसलिए मारू उसे बचाने के लिए रेना की हेल्प लेना चाहता था। रेना उससे पूछती है कि तुम काय के साथ फ्रेंड्स क्यों हो जबकि तुम दोनों हमेशा लड़ते रहते हो। मारू बताता है कि काय एक ऐसा लड़का है जो कि उसके एक्टिंग स्टार्ट करने से पहले भी उसके साथ सेम तरीके से बिहेव करता था और एक्टिंग स्टार्ट करने के बाद
बाद भी उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया। बाद में मारू कुरोहा के साथ घर जा रहा होता है, तभी कुरोहा अचानक से उसके खराब ग्रेड्स के बारे में बात करना शुरू कर देती है। वो मारू को याद दिलाती है कि समर कोर्स के टाइम पर वो पूरी क्लास में सोता रहता था। ये सुनने के बाद मारू को डाउट होता है। वो कुरोहा से पूछता है कि अगर तुम्हें एमनेसिया है तो तुम्हें समर क्लास के बारे में कैसे पता। मारू का सवाल सुनते ही कुरोहा उसको एक हिट मार देती है। मारू को यकीन नहीं होता है कि कुरोहा ने उसको इतनी आसानी से बेवकूफ बना दिया। वो कुरोहा से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इतना वॉरिड था कि तुम्हारी वजह से मैं रो पड़ा था। इसके बाद मारू उससे पूछता है कि तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ी। कुरोहा कहते हैं कि इसका जवाब तुम्हें खुद फिगर आउट करना चाहिए क्योंकि रीजन काफी ओबियस है। इसके बाद दोनों के बीच में एक फ्रेंडली आर्गुमेंट शुरू हो जाता है। मारू कहते हैं कि अगर तुम मुझसे अच्छे से एक्सप्लेनेशन दोगी कि तुमने मुझसे झूठ बोला था तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन कुरोहा कहती है कि माफी तो तुम्हें मांगनी चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें इतने हिंट्स दिए थे कि तुमने उनमें से एक भी हिंट को नहीं समझा। आखिर में कुरोहा मारू को अपने स्कूल बैग से मार देती है और बिना कुछ एक्सप्लेन किए वहाँ से भाग जाती है। रात को मारू को रिग्रेट होता है कि उसने कुरोहा के साथ फाइट क्यों की। अब वो सोचता है कि मैं कुरोहा को कैसे मना सकता हूँ। कुरोहा के सैडिस्टिक नेचर को याद करके मारू सोचता है कि अब कुरोहा उसको टॉर्चर करने वाली है। इसलिए मारू डिसाइड करता है कि टॉर्चर शुरू होने से पहले मुझे कुरोहा से माफी मांग लेनी चाहिए। उसके माइंड में एक एंजल कहता है कि कुरोहा ने ये सब सिर्फ तुम दोनों के रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए किया था। लेकिन इविल कहता है कि अगर कुरोहा को सच में तुम्हारी इतनी केयर होती तो उसने तुम्हें रिजेक्ट ही क्यों किया। दूसरी तरफ कुरोहा भी मारू से बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होती है क्योंकि मारू उसकी फीलिंग को समझ ही नहीं पा रहा होता है। कुरोहा को डर होता है कि कहीं बाकी लड़कियां मारू को उससे दूर ना कर दे, इसलिए वो मारू से बात भी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसको लगता है कि बात करते ही दोनों के बीच दोबारा से फाइट हो जाएगी। अब कुरोहा सोचती है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे कि उनका रिलेशनशिप पहले जैसा ठीक हो सके। दूसरी तरफ सिरो भी मारू और कुरोहा को दोबारा से क्लोज आते हुए देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है। इसलिए वो काय को कॉल करके पूछती है कि क्या तुम भी कुरोहा के साथ मिलकर काम कर रहे हो। काय बताता है कि कमर्शियल कंप्लीट होते ही उनकी कोलैबोरेशन खत्म हो गई थी। अब वो सिर्फ उसी साइड को सपोर्ट करेगा जो कि उसके लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। ये सुनने के बाद सिरो काय को एक प्रपोजल देती है जो कि उसका इंटरेस्ट बढ़ा देता है। अगले दिन काय मारिया के स्कूल में वेलकम करता है। इसके बाद वो अल्ट्रा मरीन अलायंस के बेसिक्स रूल समझाता है जो कि उसके चैनल का नाम होता है। काय बताता है कि हर फाउंडिंग मेंबर को किसी भी आइडिया को प्रपोज करने और वोट देने की राइट है, लेकिन ये राइट्स तभी मिलेंगे जब हर प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। जो लोग फाउंडिंग मेंबर नहीं है उन्हें अनऑफिशियली मेंबर कहा जाता है। इसमें सबसे पहले रीना होती है जो कि कैमरा गर्ल की काम करेगी। काय ये भी बताता है कि उनके क्लब में ज्वाइन करने वाले लगभग 80% लोग बॉयज हैं, इसलिए किसी नए मेंबर को ज्वाइन करने देना है या नहीं इसके लिए भी सभी को वोट करना पड़ेगा। इसके बाद काय उनके सामने पहला प्रपोजल रखता है। वो कहता है कि सभी लोग स्विम सूट पहनकर एक म्यूजिक वीडियो शूट करेंगे। उनका मेन गोल अल्ट्रामरीन अलायंस का नाम फेमस करना है, इसलिए चाहे म्यूजिक और डांसिंग ज्यादा अच्छी भी ना हो, अगर वीडियो लोगों को अट्रैक्ट करती है तो उनका काम हो जाएगा। बॉयज इस आइडिया पर एग्री कर लेते हैं, लेकिन कुरोहा प्रोटेस्ट करते हुए कहती है कि तुम लोग मुझे स्विम सूट पहनाने वाले हो। मारू तुरंत उससे कहता है कि मुझे एक बार देख लेने दो, लेकिन मारिया और सिरो भी कुरोहा का सपोर्ट करती है और स्विम सूट के अगेंस्ट वोट करती है। सिरो को डाउट होता है कि मारिया बाद में उन्हें ट्रिक करने की कोशिश करेगी, इसलिए वो काय से कहती है कि प्लेन को चेंज करो वरना मैं अपना वेटो पावर यूज करूंगी। सिरो को लगातार बोलते देख काय स्विम सूट वाला पार्ट प्लेन से हटा देता है। इसके बाद वो प्रपोजल को वोट के लिए रखता है और प्रपोजल 3 से 2 के पास हो जाता है। इसका मतलब होता है कि 3 लोगों ने प्रपोजल के फेवर में वोट किया है। सिरो को लगता है कि इनमें से एक गर्ल ने भी ये वोट किया है और उसको शक होता है कि शायद से कुरोहा ने वोट किया होगा क्योंकि वो मारू के साथ अपना रिलेशनशिप ठीक करने का एक और चांस चाहती है। काय सभी को कहता है कि इस बात पर आर्ग्यू मत करो क्योंकि हर मेंबर को अपनी मर्जी से वोट करने का राइट है। इसके बाद काय रिपोर्ट करता है कि वीडियो शूट करने के लिए सभी लोग 3 दिन के लिए ओकानावा रिसोर्ट में स्टे करेंगे, लेकिन कुरोहा कहती है कि वो अपनी सिस्टर को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। इसलिए काय कुरोहा से कहता है कि तुम अपनी सिस्टर को भी अनऑफिशियली मेंबर के तौर पर साथ लेकर जा सकती हो। लेकिन मिडोरी का सैटरडे को मॉक एग्जाम होता है और ओई का अपना प्लान क्लब होता है, इसलिए काय प्रपोज करता है कि शूट को एक दिन डिले कर देते हैं ताकि सभी लोग ट्रिप पर जा सके। कुरोहा कहते हैं कि शूट को कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए, लेकिन काय कहता है कि इस समर को मेमोरेबल बनाना चाहता है, इसी वजह से उसने ये क्लब बनाया। अब उन्हें और हेल्पर्स की जरूरत होती है, इसलिए सिरो अपने फ्रेंड मोको को कॉल करके क्लब में ज्वाइन होने के लिए बुलाती है, लेकिन माको उसकी ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। दूसरी तरफ मारू ट्रिप पर जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होता है क्योंकि उसको लगता है कि फाइनली वो घर से बाहर जाकर थोड़ा एंजॉय कर पाएगा। लेकिन कुरोहा उसको याद दिलाती है कि उसको टेस्ट में बहुत ही कम मार्क्स आए और उसको मिड टर्म्स के लिए पढ़ाई करनी है। इसके बाद कुरोहा काय से पूछती है कि क्या तुम इस ट्रिप को स्टडी कैंप भी बना रहे हो। काय इस बात के लिए एग्री कर लेता है क्योंकि अगर मारू एग्जाम में फेल हो गया तो क्लब के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद सभी पूछते हैं कि वो लोग कहाँ स्टे करेंगे। काय बताता है कि सिरो के फादर ने अपना विला और प्राइवेट बीच उनके लिए कर दिया है। ये सुनते ही कुरोहा को समझ में आ जाता है कि सिरो और काय पहले से मिलकर काम कर रहे थे। कुरोहा को लगता है कि सिरो ने काय से स्विमजेट वाला आइडिया जानबूझकर रखवाया था ताकि बाद में उसको रिमूव करवा कर सबके सामने इनोसेंट बन सके। मारू सिरो का साइड लेता है और कहता है कि कुरोहा
हर चीज को जरूरत से ज्यादा स्पेशलिस्ट देख लेती है। ये बात सुनते ही दोनों के बीच दोबारा से आर्गुमेंट शुरू हो जाता है। रात को कुरोहा ओई को मारू के घर भेजती है ताकि उसका रूम क्लीन करने में हेल्प कर सके। क्लीन करते वक्त ओई आदत से मजबूर होकर गाना गाने लगती है। मारू को उसका गाना बहुत ही क्यूट लगता है, लेकिन जैसे ही ओई को पता चलता है कि मारू उसकी आवाज सुन रहा है तो वो बहुत ही एम्बेरस हो जाती है और अपना फेस छुपा लेती है। बाद में मारू और ओई साथ में डिनर करने बैठ जाते हैं। ओई मारू से पूछती है कि क्या तुम्हारी कुरोहा के साथ फाइट हुई है। मारू इस टॉपिक पर ओई से बात नहीं करना चाहता, लेकिन ओई इंसिस्ट करती है और कहती है कि अगर तुम मुझे सब कुछ बता दोगे तो मैं तुम दोनों की हेल्प कर सकती हूँ। इसके बाद मारू उसको कुरोहा के साथ हुई पूरी बात बता देता है। ओई सब कुछ सुनने की बात कहती है कि ये सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और इसका कोई सिंपल आंसर नहीं है। उसको लगता है कि इस सिचुएशन में मारू और कुरोहा दोनों की गलती है, लेकिन क्योंकि दोनों क्लियरली एक दूसरे को पसंद करते हैं इसलिए उन्हें अपनी प्रॉब्लम को मिलकर सॉल्व करना चाहिए। मारू कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कुरोहा असल में क्या फील करती है और बार बार मुझसे झूठ बोलती रहती है। ओई उससे कहती है कि हर इंसान अपनी फीलिंग को तुम्हारी तरह ओपनली एक्सप्रेस नहीं करता। ओई मानता है कि इस सिचुएशन में कुरोहा की गलती है, लेकिन वो मारू से कहती है कि तुम्हें कुरोहा की फीलिंग को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उसको ओपन माइंड के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। ओई मारू से कहती है कि तुम्हें पहले अच्छे से सोचना चाहिए कि तुम असल में चाहते क्या हो और अगर तुम्हें सच में कोहारू के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाना है तभी उसके पास जाना। ओई उसको वार्न करती है कि ट्रिप्स के टाइम पर लोग एक्साइटमेंट में एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आ जाते हैं और बाद में उन्हें अपने डिसीजन का बहुत ही रिग्रेट भी हो सकता है। ओई की ये बात सुनकर मारू थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है क्योंकि ओई नॉर्मली ऐसी बातें नहीं करती, लेकिन ओई कहती है कि अल्टरमरीन के हर मेंबर का अपना अलग लेवल है, इसलिए उसको मारू को पहले से वार्न करना जरूरी लगा। दूसरी तरफ काय को सीरो की वो बात याद आती है जिसमें उसने रीना के बैकग्राउंड के बारे में भी इन्वेस्टिगेट करने की बात की थी। काय बताता है कि रीना असल में उसकी सिस्टर जैसी है। सोलोरू ने प्रॉमिस किया था कि वो किसी को ये बात नहीं बताएगा और काय जो भी चाहेगा उसकी हेल्प करेगा। तभी काय को सिरोव का कॉल आता है। सिरोव उसको मीटिंग के टाइम सभी को कंट्रोल में रखने के लिए थैंक यू कहती है। काय उससे पूछते है कि तुम्हारा अल्टीमेट गोल क्या है। सिरोव बताती है कि वो चाहती है कि मारू खुद उसके सामने अपनी फीलिंग कन्फेस करे। कॉल खत्म होने के बाद काय सोचता है कि अगर मारू की गर्लफ्रेंड बन गई तो उनका क्लब एकदम से मैस बन जाएगा, इसलिए काय डिसाइड करता है कि वो मारू को किसी भी रिलेशनशिप में पढ़ने नहीं देगा। अगले दिन एरी सभी को विला पर ड्रॉप करने आती है। वहाँ पर वो मारू से मजाक में पूछती है कि तुम्हें इन लड़कियों में से सबसे ज्यादा कौन पसंद है। एरी कहती है कि उसको बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर मारू ने उसकी सिस्टर मारिया के साथ सीरियस ना होकर सिर्फ टाइम पास किया होता तो उसको नहीं छोड़ती हो। इसके बाद सभी लोग मार्केट में ग्रोसरी लेने के लिए चले जाते हैं। वहाँ सिरोव को पता चलता है कि मारिया एक्टिंग के साथ साथ कुकिंग भी कर सकती है। मारिया उसको एक्ट्रेस होने के नाम पर टीज करती है। ये सुनते ही सिरोव को गुस्सा आ जाता है और वो मारिया को कुकिंग कंपटीशन के लिए चैलेंज कर देती है। तभी एरी वहाँ पर आ जाती है और डिसाइड करती है कि दोनों को किस डिश का कंपटीशन करना चाहिए। सिरोव फ्राइड चिकन बनाना चाहती थी, लेकिन आखिर में दोनों हॉट पॉट बनाने के लिए एग्री करते हैं। इंग्रेडिएंट्स खरीदते वक्त मारिया नोटिस करती है कि रीना सिर्फ साइड में खड़ी होकर रिकॉर्डिंग कर रही है, इसलिए मारिया उसको भी उनके साथ कुकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए कहती है। बाद में सभी लंच करने के लिए एक साथ बैठ जाते हैं। मारू बाहर से कुरोहा को देख रहा होता है और काय समझ जाता है कि मारू अब भी कुरोहा के साथ साथ अपना रिलेशनशिप ठीक करने के बारे में सोच रहा है। मारू काय से पूछता है कि अगर तुम मेरी सिचुएशन में होते तो क्या करते। काय मजाक में कहता है कि मैं तो हर लड़की के साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता और दुनिया का सबसे बड़ा लवर बन जाता। इसके बाद दोनों बॉयज आइसक्रीम लेने के लिए वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि मारिया और रीना उनकी पूरी कन्वर्सेशन सुन रही है। मारिया कहती है कि मारू असल में काफी सेंसेबल टाइप का लड़का है, लेकिन काय अक्सर उसको अजीब और क्रेजी आइडियाज देता रहता है। मारिया को थोड़ा सा जेलसी होती है क्योंकि वो चाहती है कि मारू कभी कभी थोड़ा सा क्रेजी बिहेव करे। मारिया ये जानकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है कि मारू रिलेशनशिप को लेकर कम्प्लीटली अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि अभी तक वो सिरोव और कुरोहा दोनों से पीछे चल रही होती है। इसलिए मारिया डिसाइड करती है कि जब तक सिरोव और कुरोहा एक दूसरे की वजह से मारू के क्लोज नहीं आ जाते तब तक मुझे खुद मारू को अटेंशन देना होगा। बाद में सभी लोग विला पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर मारू सिरोव को विला में स्टे देने के लिए थैंक यू करता है और उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है। मारू की हरकतें देखकर सिरोव थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। अंदर जाने के बाद सभी लोग विला की लग्जरी को देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। सिरोव बताते हैं कि यहाँ के होटल में 5 बाथरूम्स हैं जिनको सभी लोग अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। ये सुनते ही मारिया जल्दी से मारू से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक रूम शेयर करूंगी, लेकिन आखिर में रूम कुछ इस तरीके से डिवाइड होते हैं। मारिया और ओई एक रूम में, मारू और काय दूसरे रूम में, सिरोव और रीना तीसरे रूम में, जबकि कुरोहा और उसकी सिस्टर के लिए बाकी के 2 रूम्स रखे जाते हैं क्योंकि उसकी सिस्टर अगले दिन आने वाली होती है। दूसरी तरफ सिटी में कुरोहा डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी अकाने उसको याद दिलाती है कि मारू अब भी बाकी लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है और पढ़ाई भी स्किप कर रहा है। मारू को दूसरी लड़कियों के साथ क्लोज इमेजिन करके कुरोहा को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि
अकाने को उसको रोकने के लिए हेल्प बुलानी पड़ती है। बाद में बीच पर सभी बीच बॉल खेल रहे होते हैं और रीना उसकी रिकॉर्डिंग कर रही होती है। काई रीना से कहता है कि तुम भी हमारे साथ खेलो, क्योंकि वैसे भी स्विम सूट में रिकॉर्डिंग करने की परमिशन नहीं है। ये सुनने के बाद रीना खुशी से स्विम सूट चेंज करके सभी के साथ खेलने चली जाती है। लेकिन जब मारू रीना को देखकर ज्यादा एक्साइटेड होने लगता है तो काई तुरंत उसको रोक देता है। तभी मारू के फोन पर सिरोह का मैसेज आता है। सिरोह उससे कहती है कि वो अपना स्विम सूट मारू को दिखाना चाहती है, लेकिन सबके सामने नहीं। इसलिए वो मारू को बीच के एक प्राइवेट एरिया में बुलाती है। मैसेज पढ़ते ही मारू तुरंत वहाँ चला जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद सिरोह उसके सामने अपना स्विम सूट दिखाती है। मारू उसको देखकर बहुत ही नर्वस हो जाता है और खुद को कंट्रोल करते हुए उससे कहता है कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। ये सुनते ही सिरोह घुटनों पर बैठ जाती है और इमोशनल होकर रोने लगती है। वो बताती है कि उसने मारू से ये वर्ड सुनने का बहुत ही टाइम से वेट किया था। इसके बाद सिरोह मारू की लैब पर बैठ जाती है और दोनों के बीच का मोमेंट और क्लोज होने वाला होता है। लेकिन तभी एक कॉल आने की वजह से उसका ये मोमेंट इंटरप्ट हो जाता है। असल में पूरी गैंग काफी देर से उन दोनों को देख रही होती है। उन्होंने सिरोह और मारू का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया होता है ताकि बाद में उस वीडियो का यूज करके सिरोह को ब्लैकमेल कर सके। बाद में रीना और मारू साथ में पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन मारू का पूरा अटेंशन मारिया की डांस प्रैक्टिस पर होता है। काई सिरोह से भी कुछ डांस मूव्स दिखाने के लिए कहता है, लेकिन सभी को जल्द ही पता चल जाता है कि सिरोह को डांस करना बिल्कुल नहीं आता। इसलिए मारू को डांस करके सिरोह को सिखाने का डिसाइड करता है। मारू को डांस करते देखकर सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो डांस करते हुए काफी अट्रैक्टिव लग रहा होता है। रीना को समझ में नहीं आता है कि मारू के अंदर इतनी सारी टैलेंट्स कैसे हैं। इसके बाद मारू बताता है कि पहले वो डांस करने में बहुत ही खराब था, लेकिन बाद में उसको एक ऐसा रीजन मिल गया जिसके लिए वो डांस करना चाहता था। इसलिए मारू सिरोह से कहता है कि अगर तुम किसी ऐसे इंसान के लिए डांस करोगी जिसे कि तुम पसंद करती हो तो तुम भी अच्छा डांस कर सकती हो। बाद में मारी कुकिंग कॉन्टेस्ट की प्रिपरेशन कर रही होती है। तभी वो मारू को बताती है कि सिरोह बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। ये सुनते ही मारू उसको ढूंढने के लिए बीच पर चला जाता है। वहाँ पर उसको सिरोह बीच के पास उदास बैठी मिलती है। सिरोह अपनी कुकिंग स्किल को लेकर बहुत ही अपसेट होती है। जब वो मारू से कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो, तो मारू उससे कहता है कि मेरे सामने तुम्हें हमेशा स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। और सिरोह को एडवाइस देता है कि तुम्हें अपनी फीलिंग को लेकर खुद से होनेस्ट रहना चाहिए। इसके बाद मारू उसको थैंक यू कहता है, क्योंकि सिरोह ने उसकी फेवरेट रेसिपी सिखाने के लिए इतनी प्रैक्टिस की थी। मारू को पता होता है कि सिरोह ने फ्राइड चिकन बनाने की प्रैक्टिस की है, इसलिए वो उससे कहता है कि हॉट पॉट बनाने की जरूरत नहीं है, तुम वही बनाओ जो कि तुम्हें सबसे अच्छे से बनाना आता है। मारू की बातों से सिरोह का मूड काफी बेहतर हो जाता है। दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि अब वो किस करने वाले हैं। लेकिन मारू को पहले कही हुई एक बात याद आ जाती है और लास्ट मोमेंट पर पीछे हट जाता है। ये देखकर सिरोह थोड़ी सैड हो जाती है। अगले दिन कुरोहा अपनी 3 सिस्टर के साथ विला पर पहुंच जाती है। उसके आते ही मारू की प्रॉब्लम्स और बढ़ने लगती है। कुरोहा मारू को देखते ही उसको टीज करना शुरू कर देती है, लेकिन मिडोरी उसको रोक लेती है और कहती है कि यहाँ पर आर्गुमेंट करने की जगह पर सबसे पहले अपना काम करो। बाद में सभी लोग एक साथ मिलकर डिस्कस करते हैं कि अब उन्हें क्या करना है। काई कुरोहा से कहता है कि वो अपना सिंगिंग और डांसिंग परफॉर्म करके दिखाए। रिहर्सल के बाद काई कंक्लूड करता है कि मारिया सबसे बेस्ट है, लेकिन कुरोहा और सिरोह भी उससे ज्यादा पीछे नहीं है और दोनों बहुत ही तेजी से इम्प्रूव कर रही है। इसके बाद मारू सिरोह के पास जाता है और पर्सनली उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ करता है। मारू और सिरोह को साथ बातें करता देखकर कुरोहा को बहुत ही जेलसी होने लगती है। बाद में कुरोहा और उसकी सिस्टर स्विम सूट पहनकर बीच पर पहुंचती है। कुरोहा को देखते ही मारू बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। तभी रीना भी एक वाटरमेलन लेकर वहाँ पर आ जाती है, लेकिन मारू का अटेंशन वाटरमेलन से ज्यादा रीना की अपीयरेंस पर चला जाता है। जब सभी लोग अलग अलग जाकर बीच पर खेलने लगते हैं तो मिडोरी सिरोह को देखकर कहती है कि और ये लाइफ में और ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। ये सुनकर कुरोहा थोड़ी अपसेट हो जाती है। मिडोरी कुरोहा को बताती है कि सिरोह हाइट और लुक्स दोनों में तुमसे आगे है। कुरोहा ये सुनकर और इरिटेट हो जाती है। इसके बाद कुरोहा अपनी अच्छी मैनर से सबको इम्प्रेस कर लेती है। ये देखकर मिडोरी को लगता है कि सिरोह की पर्सनैलिटी भी कुरोहा से बेहतर है। मिडोरी कुरोहा से गुस्से से बचने के लिए मारू के पीछे छिप जाती है, लेकिन कुरोहा मारू का कान पकड़ लेती है और उसको अपने साथ प्राइवेट में बात करने के लिए ले जाती है। कुरोहा मारू से पूछती है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। मारू कहता है कि क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला था और अभी तक मुझे सॉरी भी नहीं बोला। इसके बाद कुरोहा मारू को मनाने के लिए उसके साथ बहुत ही केयरिंग बिहेवियर करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी इतनी केयर करूंगी कि तुम मुझसे ज्यादा नाराज नहीं रह पाओगे। बाद में मारू पानी में स्विमिंग करने चला जाता है। कुरोहा वहाँ भी उसको टीज करना शुरू कर देती है। वो पूरे दिन मारू को अलग अलग तरीके से टीज करती रहती है। मारू इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि आखिर में अपना सर वॉल पर मार लेता है। इसके बाद मारू का स्टडी का टाइम हो जाता है और कुरोहा उसके लिए टेस्ट प्रिपेयर करती है। टेस्ट सॉल्व करते वक्त मारू को पता चलता है कि कुरोहा ने क्वेश्चन उसकी प्रॉब्लम के बेसिक पर बनाए जो कि उससे पिछले टेस्ट में गलत हुए थे। इसलिए मारू को लगता है कि अगर वो इस बार अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। बाद में मारू स्टेज सेटअप करने में हेल्प करता है। अकाने ये देखकर बहुत ही सरप्राइज्ड होती है कि मारू की एक्चुअली सोशल लाइफ भी उसके आसपास इतनी सारी गर्ल्स होती है। अकाने कहती है कि उसको लग रहा है कि जैसे वो ग्रुप का पार्ट ही नहीं है। ये सुनकर मारू उसको भी काम दे देता है और कहता है कि तुम पूरा स्पीकर सिस्टम सेटअप कर दो। बाद में सभी लोग बारबेक्यू एंजॉय कर रहे होते हैं। मारू नोटिस करता है कि सिरोह अपने इंजर्ड आंकले को प्रेस कर रही होती है। मारू उससे
कहता है कि तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि तुम 2 दिन से कंटिन्यूअसली काम कर रही हो। उसकी सेफ्टी को लेकर मारू मोरिस से कहता है कि तुम सिरोव की आंकड़े को चेक कर लो। ये देखकर क्रूहा को थोड़ी सी जेलसी होने लगती है। रात को मारू को नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वो बैल्कनी पर चला जाता है जहाँ पर सिरोव बीच के पास प्रैक्टिस करती हुई दिखाई देती है। मारू उसके पास जाने की जगह एक ट्री के पीछे छिप जाता है और उसकी माको के साथ फोन पर बात सुन लेता है। सिरोव माकू से कहती है कि वो मारू के साथ हर वक्त रहने की कोशिश नहीं करना चाहती, बल्कि वो थोड़ा और दूर रहकर मारू को ऑब्जर्व करना चाहती है और जब भी मारू को उसकी जरूरत हो तब उसकी हेल्प करना चाहती है। वो चाहती है कि उनका रिलेशनशिप सिर्फ एक तरफ से ना हो बल्कि दोनों एक दूसरे की हेल्प करे। सिरोव कहती है कि वो खुद को ऐसा इंसान बनाना चाहती है जिसके ऊपर मारू भरोसा कर सके। इसके बाद सिरोव मूनलाइट में बीच पर दोबारा से डांस प्रैक्टिस करने लगती है। उसका आंखें इंजर्ड होने के बावजूद वो प्रैक्टिस करती रहती है। मारू दूर से उसे देखता रहता है क्योंकि वो समझ जाता है कि सिरोव अब भी उस पर डिपेंड नहीं करना चाहती। मारू की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसको रियलाइज होता है कि पहला प्यार कभी खत्म नहीं होता। मारू को पता नहीं होता है कि ओई और अकाने बालकनी से उसको देख रही होती है। अकाने कहती है कि जब भी मारू को इस तरह से देखती है तो मुझे अंदर से बहुत ही बुरा लगता है। ओई उसको हक करके सपोर्ट करती है। ओई कहती है कि प्यार भी एक पॉइजन की तरह होता है जो कि धीरे धीरे इंसान को अंदर से हर्ट करता रहता है और इसका कोई प्रॉपर इलाज भी नहीं होता। जो भी रेमेडी होती है वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए दर्द को कम करती है। अगले दिन मारू स्टेज पर पहुंचता है और सबसे पहले सिरोव की इंजर्ड आंकड़े को चेक करता है। मारू को सिरोव की इतनी केयर करता देखकर क्रूहा को जेलसी होने लगती है। इसके बाद तीनों स्टेज पर जाकर अपनी डांस परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं। परफॉर्मेंस के बाद काई एक और टेक करना चाहता है लेकिन मारू उससे कहता है कि जो हो गया वो ठीक है क्योंकि उसको सिरोव की आंकड़े को टेंशन हो रही होती है। तभी सिरोव स्टेज से नीचे आने लगती है क्योंकि उसका इंजर्ड आंकड़े अचानक से जवाब दे देता है। सिरोव गिरने वाली होती है इसलिए मारू तुरंत उसको पकड़ने के लिए भागता है। मारू सिरोव को गिरने से तो बचा लेता है लेकिन इस प्रोसेस में उसका खुद का आर्म इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर सिरोव खुद को ब्लेम करने लगती है और कहती है कि उसकी वजह से मारू को चोट लगी। बाद में काई क्लब में उनकी फुटेज को देख रहा होता है। तभी एबे वहाँ पर आता है और काय से लेटेस्ट गॉसिप्स के बारे में पूछता है। काय कहता है कि इस बार सिरोव का अपर हैंड हो गया क्योंकि जैसे ही मारू ने सिरोव को डेंजर में देखा था उसकी प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो गई। एबे भी कंक्लूड करता है कि शायद से मारू को कुरोहा से ज्यादा एक ऐसी लड़की पसंद है जो थोड़ी सी क्लसमी हो लेकिन हमेशा अपनी पूरी कोशिश करती रहे। दूसरी तरफ सिरोव के फादर मारू से कहते हैं कि सिरोव की वजह से तुम्हें इंजरी हुई है, इसलिए जब तक तुम्हारा आर्म कम्प्लीटली ठीक नहीं हो जाता तब तक सिरोव तुम्हारी केयर करेगी और तुम उसके लिए घर पर रहोगे। क्रोहा तुरंत आर्ग्यू करती है कि मारू और सिरोव का एक ही घर में रहना सही नहीं होगा, लेकिन साइरो कहता है कि इसी वजह से वो एक मेड सायन को भी उनके साथ भेजेगा। बाद में मारू इमेजिन करने लगता है कि सिरोव उसके लिए खाना सर्व कर रही है और बहुत ही केयर कर रही है उसकी, लेकिन मारू की दिक्कत और बढ़ जाती है क्योंकि सिरोव, क्रोहा और मारिया तीनों उसके घर पर उसकी केयर करने के लिए आ जाती है। डिनर के टाइम पर मारू सभी लड़कियों से कहता है कि जब तक कोई यहाँ पर रह रहा है तब तक तुम सब प्लीज एक दूसरे के साथ पीसफुली रहो। तभी क्रोहा की सिस्टर वहाँ पर आ जाती है और मारू के लिए कपड़े और स्टडी मटेरियल्स लेकर आई होती है। मारू इस मौके का फायदा उठाकर ओई और अकाने से पूछता है कि क्या तुम दोनों ने ट्रिप पर अच्छा टाइम स्पेंड किया, लेकिन दोनों बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। ये देखकर मारू सोचने लगता है कि शायद से उसने ऐसा कर दिया जिससे कि दोनों उससे नाराज हो गई। तभी मिडोरी मजाक में कहती है कि शायद से वो दोनों तुम्हारी हरकतों की वजह से डिस्कस्ट हो गई होगी। इसके बाद मारू मजाक में मिडोरी का हाथ पकड़ लेता है। मिडोरी उससे कहती है कि मुझे दोबारा टच मत करना क्योंकि तुम्हारे टच से मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। मिडोरी के वहाँ से जाने के बाद क्रोहा धीरे से मारू के कान में कहती है कि तुम मुझे जितना चाहे उतना टच कर सकते हो, लेकिन तभी क्रोहा की मदर का फोन आ जाता है और वो उससे बताती है कि तुम आज रात यहाँ नहीं रुक सकती, इसलिए क्रोहा को भी घर वापस जाना पड़ता है। मारिया के पेरेंट्स भी उसको घर आने के लिए बोल देते हैं, इसलिए मारिया को भी सबसे पहले वहाँ पर जाना पड़ता है। दूसरी तरफ सायन मारू से कहती है कि तुम्हें इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। मारू उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, लेकिन शयन बताने से मना कर देती है क्योंकि शिरोव ने उससे कुछ रिवील करने से मना किया होता है। इसके बाद शयन मारू को काफी टीज करती है और उसकी पर्सनैलिटी को लेकर भी उसका मजाक बनाती है, लेकिन जैसे ही शिरोव वापस आती है शयन तुरंत नॉर्मल बिहेव करने लगती है। वो शिरोव से कहती है कि बात रेडी है, लेकिन शिरोव कहती है कि पहले मारू को बात लेने दो क्योंकि मुझे उसकी बैग को वॉश करनी है। दूसरी तरफ क्रोहा घर वापस आकर मारू के घर के बाहर शिरोव के साथ हुई अपनी कन्वर्सेशन को याद करती है। शिरोव ने उससे कहा होता है कि मारू के लिए उसके सामने क्रोहा के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन क्रोहा हार मानने से रेडी नहीं होती और डिसाइड करती है कि चाहे जो भी हो जाए वो मारू से दोबारा अपनी फीलिंग कन्फेस करके रहेगी। अगले दिन मारिया ऑफिशियली उनके स्कूल को ज्वाइन कर लेती है। स्कूल में आते ही मारिया को देखकर बहुत ही सारे स्टूडेंट्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। मारिया अपनी अच्छी मैनर से सभी को इम्प्रेस कर लेती है। तभी मारू नोटिस करता है कि शाने भी इस स्कूल में पढ़ता है। बाद में क्लास के अंदर मारिया मारू के काफी क्लोज होकर बैठ जाती है। ये देखकर मारिया के फैंस मारू को टारगेट करने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो मारू के साथ कुछ करे सिरोव उन्हें स्ट्रिक्ट वार्निंग देती है कि अगर किसी ने मारू को कुछ भी किया तो उन्हें हड्डियां तोड़ देगी उनकी। इसके बाद सिरोव मारिया से कहती है कि मारू को ट्रबल में मत डालो और अपनी क्लास में वापस जाओ। फिर सिरोव खुद मारू को अपने हाथ से खाना खिलाने लगती है। क्रोहा ये सब देखने
देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाती। बाद में मारू रूफटॉप पर कुरोहा से मिलता है। कुरोहा मजाक में उससे पूछती है कि कल रात शिरोह के साथ कुछ हुआ था। मारू कहता है कि मेरे और शिरोह के बीच में ऐसा कुछ नहीं होगा और तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा ट्रस्ट करना चाहिए। कुरोहा ट्रिप के टाइम पर मारू को टीज करने के लिए उसे सॉरी बोलती है, लेकिन मारू कहता है कि मुझे अच्छा लगता है कि जब तुम मुझे इस तरीके से टीज करती हो। जैसे ही मारू और कुरोहा अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाले होते हैं, तभी दोनों को काई का मैसेज आता है। काई उन्हें अर्जेंट मीटिंग क्लब के लिए बुलाता है। बाद में काई सभी को बताता है कि एक न्यूज चैनल ने मारू के 100 वर्ष छोड़ने और फिर से वायरल वीडियो के थ्रू वापस आने पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। लेकिन ये सुनकर सभी गर्ल्स इस आइडिया के अगेंस्ट हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि न्यूज चैनल मारू की स्टोरी को गलत तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। स्पेशली कुरोहा को इस बात की टेंशन होती है, क्योंकि उसको याद होता है कि मारू अपनी मदर की डेथ के बाद कितना हर्ट हुआ था। इसलिए काय सजेस्ट करता है कि अगर डॉक्यूमेंट्री बनानी है तो वो लोग खुद अपने अल्ट्रामरीन अलायंस चैनल के थ्रू बनाएंगे, ताकि मारू की स्टोरी में सिर्फ वही चीजें दिखाई जाए जो कि एक्चुअली सच हुई थी। इसके बाद सभी डिसाइड करते हैं कि डॉक्यूमेंट्री को मारू के लास्ट शो की थीम पर बनाया जाए। ये सुनकर मारिया काफी एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि उसने भी उस शो में काम किया था। उस शो में मारू ने रैन नाम का एक कैरेक्टर प्ले किया था। रैन अपनी मदर के साथ बहुत ही गरीबी में रहता था। एक दिन उसकी मदर एक एक्सीडेंट में मर जाती है, लेकिन बाद में रैन को पता चलता है कि उसकी मदर की डेथ असल में एक प्लान का पार्ट थी। ये जानने के बाद रैन उन लोगों से बदला लेने की कसम खा लेता है जो कि उसकी मदर की डेथ की रिस्पॉन्सिबल थे। कुछ सालों के बाद रैन फाइनली बहुत ही पावरफुल बन जाता है और उन सभी लोगों को खत्म कर देता है जिन्होंने उसकी मदर के साथ ये सब किया था। लेकिन उसके बाद रैन की स्टोरी एक ट्रेजिक डायरेक्शन में चली जाती है। शो का नेक्स्ट सीन 6 ईयर का बाद का होता है, इसलिए प्रोडक्शन को रैन का ओल्डर वर्जन प्ले करने के लिए किसी और एक्टर को लेना पड़ा था, क्योंकि उस टाइम मारू उस रोल के लिए बहुत ही यंग था। लेकिन अब मारू उस एज में आ चुका होता है जहाँ पर वो खुद रैन का ओल्डर वर्जन प्ले कर सकता है। इसलिए काय सजेस्ट करता है कि वो लोग उस शो का एंडिंग पार्ट दोबारा से शूट करेंगे, लेकिन इस बार एंडिंग को मारू की रियल लाइफ स्टोरी से कनेक्ट किया जाए। काय ये डिसीजन कम्प्लीटली मारू पर छोड़ देता है और मारू से कहता है कि अभी एग्जाम तक इस प्रोजेक्ट को साइड में रखो और पहले अपनी पढ़ाई पर कंप्लीट करो। बाद में शिरोह, कुरोहा और मारिया एक कैफे में मिलती है। तीनों डिस्कस करती है कि वो मारू के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज होती जा रही है। इस बात को लेकर तीनों के बीच में डिसएग्रीमेंट होने लगती है। तभी शिरोह एक आइडिया देती है। वो कहती है कि तीनों एक दूसरे के बीच में लिमिटेशंस रखेंगे और मारू के साथ इंडिविजुअली एक एक करके डेट पर जाएंगे। तीनों इस प्लान के लिए एग्री कर लेती है। अब तीनों का गोल होता है कि अपनी डेट के थ्रू मारू को इम्प्रेस किया जाए। अगले दिन मारू की आंखें खुलती है तो वो देखते है कि शेन उसके प्लास्टर पर कुछ लिख रही है। मारू से कन्फर्ट करता है, लेकिन शिनाई सीधा डिनाई कर देती है कि उसने कुछ भी नहीं लिखा। ये सब होने के बाद कुरोहा रूम में चली जाती है। शयन कुरोहा से मजाक में कहती है कि मारू उसका प्लास्टर खराब करने का ब्लेम उस पर लगा रहा है। कुरोहा उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती और मारू को टीज कर देती है। बाद में मारू को पता चलता है कि उसकी रिटर्न और उसकी मदर की डेथ से रिलेटेड एक स्टोरी मैगजीन के फ्रंट पेज पर पब्लिश हो चुकी है। ये देखकर मारू समझ जाता है कि अब उसकी पुरानी स्टोरी सबके सामने आने वाली है। बाद में सभी लोग एक क्लब मीटिंग बुलाते हैं। वहाँ पर वो डिस्कस करते हैं कि काय न्यूज आर्टिकल ने मारू की मदर की डेथ की स्टोरी को अपने हिसाब से बदल दिया है। ये सब देखकर मारू को लगता है कि ये सब शिवन ने जानबूझकर किया है ताकि लोगों का ध्यान असली बात पर से हट जाए। मारिया ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और शिवन के अगेंस्ट एक्शन लेने की बात करती है। काय सभी को शांत रहने के लिए कहता है। वो कहता है कि अगर हम गुस्से में आकर कोई गलत स्टेप लेते हैं तो हम सीधा शिवन के ट्रैप में फंस जाएंगे। इसके बाद काय अपना प्लान सभी को बताता है। वो कहता है कि जापान की सबसे बड़ी टीवी कंपनीज में से एक कोलेक्ट जापान ने मारू की स्टोरी कवर करने के लिए ऑफर किया है और ये सुनकर मारू बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। काय सजेस्ट करता है कि अब उन्हें अपनी डॉक्यूमेंट्री की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि तीनों गर्ल्स का मारू के पास से किसी न किसी तरीके से कनेक्शन रहा है। इसलिए डिसाइड होता है कि तीनों का प्रॉपर इंटरव्यू लिया जाएगा ताकि डॉक्यूमेंट्री में सिर्फ सच दिखाया जाए और किसी को भी मारू की स्टोरी को ट्विस्ट करने का मौका ना मिले। काय परमिशन दे देता है। इसके बाद शिरोह मारू को अपने घर बुलाती है और अपने रूम में कैमरा सेटअप करके उसका इंटरव्यू स्टार्ट कर देती है। इंटरव्यू के टाइम पर मारू बताता है कि उस टाइम उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से ऑलमोस्ट सभी लोग उसके साथ अच्छे से बिहेव करने लगे थे, लेकिन शिरोह एक ऐसी पर्सन थी जो कि उसके साथ पहले की तरह ही नॉर्मल बिहेव कर रही थी। इसी वजह से शिरोह मारू की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गई थी। इसके बाद शिरोह अपने पास्ट का एक इंसिडेंट याद करती है। वो बताती है कि एक बार मारू उसको घर से बाहर ले गया था ताकि उसको टोक्यो टावर दिखा सके। शिरोह के लिए ये बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि उस टाइम पर वो स्कूल भी नहीं जाती थी और ज्यादा टाइम अपने रूम में ही बिताती थी। मारू के साथ होने की वजह से शिरोह के लिए रूम से बाहर निकलना थोड़ा इजी हो गया था, लेकिन फिर भी वो घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मारू ने उस टाइम भी हार नहीं मानी और लगातार उसको मोटिवेट करता रहा। धीरे धीरे शिरोह को रियलाइज हुआ कि अगर मारू उसके साथ है तो वो कुछ भी कर सकती है। आखिर में उस दिन शिरोह पहली बार अपने घर से बाहर निकली, लेकिन वो लोग टोक्यो टावर तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि स्टेशन पर बहुत ही सारे लोग मारू को देखकर उसके आसपास जमा हो गए। शिरोह मारू को थैंक यू करती है कि उसने उसकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। वो मारू को किस करने के लिए क्लोज आ जाती है, लेकिन कैमरा को देखकर ऑलमोस्ट मोमेंट रुक ही जाता है। बाद में मारू उससे पूछता है कि क्या अब तुम मेरे साथ टोक्यो टावर चलना चाहोगी। शिरोह खुशी से एग्री कर लेती है। बाद में दोनों टोक्यो टावर जाते हैं और वहाँ पर फोटो
फोटोज भी लेते हैं। ट्रिप कंप्लीट होने के बाद मारू घर पर वापस आता है। चैन तुरंत उससे पूछती है कि तुमने शिरो के साथ क्या किया। मारू उसको टोक्यो टावर की फोटोज दिखाता है। फोटोज देखती चैन शिरो को देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि वो कितनी क्यूट लग रही है। मारू फिर चैन से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ थोड़ा सा फ्रेंडली बिहेव करोगी तो मैं तुम्हें शिरो की और फोटोज दिखाऊंगा। चैन थोड़ा सा हेजिटेट करती है लेकिन आखिर में उसकी बात मान लेती है। दूसरी तरफ शिरो अपने रूम में बहुत ही खुश होती है। उसको लग रहा होता है कि आखिर में उसकी मारू के साथ डेट हो ही गई। अगले दिन शिरो मारू को उठाने के लिए उसके रूम में जाती है लेकिन मारू को सोता हुआ देखकर शिरो डिसाइड करती है कि वो उसको बिना बताए किस करेगी। लेकिन तभी मारिया रूम का डोर खोल देती है और शिरो का पूरा प्लान खराब हो जाता है। मारिया मारू के लिए कपड़े लेकर आती है। कपड़े चेंज करते वक्त मारिया नोटिस करती है कि मारू की बॉडी काफी फिट है। वो मजाक में उसके एब्स को टच करने लगती है। ये देखकर शिरो को जेलसी होती है और वो भी मारिया के साथ मारू को टीज करने लगती है। तभी शैन रूम में एंटर करता है और उसको लग रहा होता है कि मारू दोनों गर्ल्स के बीच में बुरी तरीके से फंस गया है। बाद में मारिया मारू को पूरा दिन अपने साथ ले जाती है। मारिया को याद आता है कि एक बार मारू ने उसे कहा था कि जब तक वो उसकी तरह सक्सेसफुल नहीं बन जाती तब तक उसका वेट करेगा। इसी बात को अपना गोल बनाकर मारिया ने डबल मेहनत करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे वो एक सक्सेसफुल स्टार बन गई। उसने मारू की मदर से उसकी फेवरेट डिशेस बनाना भी सीखा था ताकि मारू को इम्प्रेस कर सके। मारिया चाहती कि मारू उन दोनों के साथ बिताए हुए सारे अच्छे और बुरे मोमेंट्स को याद कर ले। उसको लगता था कि जब मारू को रियलाइज होगा कि वो अपनी हर बात को मारिया के साथ शेयर कर सकता है तब उसके साथ और क्लोज आ जाएगा। इसके बाद मारिया मारू को उस जगह पर ले जाती है जहाँ पर उसकी मदर का एक्सीडेंट हुआ था। मारिया अपने फोन पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती है और मारू से पूछती है कि असल में उसकी मदर के साथ क्या हुआ था। मारू हैवी हार्ट के साथ उसको पूरी सच्चाई बता देता है। असल में कार ने उसकी मदर को डायरेक्टली हिट नहीं किया था। उसकी मदर ने एक्सीडेंट को रियल दिखाने के लिए खुद को रोड पर गिराया था लेकिन वो इतनी हार्ड हो गई थी कि उसका हेड रोड पर ही लग गया और उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ के बाद शो को कैंसिल करने की बात होने लगी थी लेकिन मारू सबसे ज्यादा अगेंस्ट था क्योंकि उसकी मदर की डेथ उसी शो की शूटिंग के टाइम पर हुई थी। मारू नहीं चाहता था कि उसकी मदर की मेहनत वेस्ट जाए, इसलिए उसने अपनी पूरी एनर्जी लगाकर शो को कंप्लीट किया। लेकिन शूटिंग खत्म होने के बाद जब सब कुछ खत्म हो गया तब मारू को फाइनली रियलाइज हुआ कि उसने असल में क्या खो दिया। उसके बाद वो दोबारा से एक्टिंग नहीं कर पाया। मारिया मारू से पूछती है कि इस वक्त तुम्हें अंदर से कैसा फील हो रहा है। मारू कहता है कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। मारिया को वो टाइम याद आ जाता है जब मारू अपनी फीलिंग को छुपाकर नॉर्मल बिहेव कर रहा था ताकि शो को कंप्लीट कर सके। ये याद करके मारिया इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है और मारू से सॉरी कहती है। उस वक्त को समझ नहीं पाई थी जब मारू अंदर से कितना हर्ट हुआ था। मारिया खुद को ब्लेम करने लगती है। मारू उसको स्माइल करके काम करता है। तब मारिया बताती है कि उसको मारू की मदर बहुत ही पसंद थी क्योंकि वो हमेशा उसके साथ बहुत ही काइंड और जेंटल बिहेव करती थी। मारिया कहती है कि मारू की मदर की डेथ की न्यूज सुनकर उसको बहुत ही बुरा लगा था। मारिया की बातें सुनकर मारू को पहली बार अपनी फीलिंग समझ में आने लगी। इतने सालों से जो इमोशन उसने अपने अंदर दबा रखा था वो फाइनली बाहर आने लगी। मारू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मारिया उसको अपना शोल्डर देकर रोने लगती है। मारू बहुत ही देर तक रोता रहता है और उसके बाद मारिया के साथ घर वापस आ जाता है। घर आने के बाद दोनों वापस से नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं। तभी मारिया मारू से कहती है कि इतना सब होने के बाद भी मुझे एक किस तो मिलनी चाहिए। लेकिन तभी चैन विसा लेकर वहाँ पर आ जाती है और दोनों को डिसिप्लिन करने लगती है। मारू उसको चुप करने के लिए मारू का पुराना फोटो एल्बम दिखाने की बात करती है। एल्बम में शिरो की पुरानी फोटोज भी होती है जिसे देखकर चैन बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और शिरो की पुरानी फोटोज को देखकर कहती है कि पहले कितनी क्यूट दिख रही थी और फोटोज को देखने के बाद वो दोनों को जाने देती है। दूसरी तरफ स्कूल में काय मारू को बताता है कि गर्ल्स भी उनके प्ले में पार्टिसिपेट करने वाली है, इसलिए मीडिया का अटेंशन कम होने से पहले उन्हें जल्दी से अपना प्लान स्टार्ट करना होगा। अब मारू को लेकर मीडिया में भी ज्यादा ड्रामा नहीं चल रहा होता है, इसलिए उनके लिए परफेक्ट टाइम होता है। बाद में कुरोहा मारू को लेने के लिए जाती है क्योंकि आज दोनों की डेट होने वाली होती है। लेकिन वो किसी को रेस्टोरेंट या फिर क्राउडेड जगह पर लेकर जाने की बजाय एक पीसफुली जगह पर वॉक करने ले जाती है। वॉक करते वक्त कुरोहा अपने और मारू के रिलेशनशिप के बारे में सोचने लगती है। वो सोचती है कि उसका मारू के लिए प्यार आज का नहीं बल्कि बहुत ही पहले से है। जब मारू फेमस नहीं भी हुआ था तब से ही कुरोहा और उसकी सिस्टर उसको अपने फैमिली मेंबर की तरह मानती थी। मारू के फेमस होने के बाद भी वो उनके लिए एक सेलिब्रिटी नहीं था बल्कि वही पुराना मारू था जिसे वो बचपन से जानती थी। जब मारू अचानक से एक्टिंग छोड़कर सभी की नजरों से गायब हो गया और जब लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे तब भी कुरोहा और उसकी सिस्टर ने उसका साथ नहीं छोड़ा। कुरोहा कहती है कि उसने मारू के साथ बहुत ही सारे विजन देखे हैं, अभी भी उसकी एक साइड को वो पूरी तरीके से नहीं जानती। एक दिन कुरोहा नोटिस करती है कि मारू पहले की तरह उनके घर पर नहीं आ रहा है, इसलिए उसको क्यूरियोसिटी होती है कि मारू आखिर कहाँ पर जा रहा है। वो चुपके से मारू का पीछा करती है और तब उसको एक केव के बारे में पता चलता है जो कि मारू के लिए बहुत ही स्पेशल होती है। अब कुरोहा मारू को उसी केव की तरफ लेकर जा रही होती है। जैसे ही मारू उस केव को देखता है वो तुरंत उसको पहचान लेता है। उस जगह को देखते ही मारू पुरानी यादों में चला जाता है क्योंकि ये केव कभी उसकी फेवरेट जगह हुआ करती थी। मारू और कुरोहा ने सालों पहले इस जगह पर बहुत ही सारा टाइम साथ में बिताया था। वो वहीं पर खाते थे, बातें करते थे और एक दूसरे के साथ
साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ही खुश रहते थे। मारू के लिए ये केव सिर्फ एक नॉर्मल जगह नहीं थी, बल्कि उसकी बहुत ही सारी पुरानी यादों का हिस्सा थी। ये केव एक ऐसी जगह थी जहाँ पर मारू खुद को सेफ फील करता था और यहाँ पर आने के बाद वो पुरानी दुनिया की सारी बातें भूल जाती थी। मारू और कुरोहा केव के सामने बैठ जाते हैं और कुछ देर तक इस पीसफुली एटमॉस्फेयर को एंजॉय करते हैं। दोनों पुरानी यादों को याद करते हैं और उसके बाद केव से बाहर निकलकर एक ओपन फील्ड में आ जाते हैं। वहाँ कुरोहा फाइनली हिम्मत करके मारू से अपने फीलिंग के बारे में कहती है। वो मारू को बताती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और इस बार मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। कुरोहा की बात सुनने के बाद मारू को वो फेस्टिवल याद आ जाता है जहाँ पर उसने कुरोहा को कन्विंस किया था, लेकिन कुरोहा ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। मारू उससे पूछता है कि तुमने मुझे उस टाइम रिजेक्ट क्यों किया था। कुरोहा थोड़ा सा मिचुएवी होते हुए बताती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि तुमने क्लास में मुझे रिजेक्ट किया था और मैं तुमसे इसका बदला लेना चाहती थी। ये सुनने के बाद मारू को गुस्सा भी आता है और वो कुरोहा से कहता है कि मुझे सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लगा था कि तुमने कभी अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर ही नहीं की। लेकिन अब कुरोहा फाइनली अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस कर रही होती है, इसलिए मारू के अंदर से थोड़ा सा रिलीफ मिलती है। कुरोहा उसकी तरफ देखकर कहती है कि अब तो मुझे अपना आंसर दे दो। लेकिन तभी मारू को याद आता है कि दो और गर्ल्स भी उससे प्यार का इजहार कर चुकी है। ये सोचकर मारू का माइंड पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो कुरोहा से प्यार करता है, लेकिन उसकी फीलिंग सिर्फ कुरोहा तक ही लिमिटेड नहीं है। मारू कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन कुरोहा उसको रोक देती है और कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड्स है। अगर तुम 10 सेकंड्स के अंदर आंसर नहीं दे पाए तो इसका मतलब है कि तुम मेरे लिए कम्प्लीटली सीरियस नहीं हो और तुम किसी और के बारे में सोच रहे हो। इसके बाद कुरोहा मारू को एक इंटरेस्टिंग प्रपोजल देती है। वो कहती है कि अभी हम दोनों चाइल्डहुड गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह ही रहेंगे। फ्यूचर में जब सही टाइम आएगा तो हम दोनों रिलेशनशिप को ऑफिशियली आगे बढ़ा सकते हैं। मारू ये सुनने के बाद काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि इससे उसको कुरोहा के साथ रिलेशनशिप का चांस और बढ़ जाएगा और अभी किसी डिसीजन का प्रेशर भी नहीं रहेगा। लेकिन जैसे जैसे मारू इस बात से एक्साइटेड होने लगता है, तभी कुरोहा उसको याद दिलाती है कि अगर तुमने मुझे सिर्फ किस भी किया तो हम ऑफिशियली कपल बन जाएंगे और उसके बाद कोई वापस नहीं जा सकता। ये बात क्लियर करने के बाद कुरोहा मारू से कहती है कि उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी नहीं बताना। इसके बाद दोनों खुशी खुशी घर वापस चले जाते हैं। अगली सुबह स्कूल में एबे काई के पास आता है और उसको बताता है कि उसने मारू की डॉक्यूमेंट्री देखी है। एबे कहता है कि कुरोहा ने बहुत ही स्मार्ट मूव किया है क्योंकि उसने मारू से ना तो रिजेक्शन लिया है और ना ही प्रॉपर एक्सेप्टेंस, बल्कि उसने ऐसी सिचुएशन बना दी है जहाँ पर फ्यूचर में मारू के साथ रिलेशनशिप का चांस भी बना रहेगा और उसको अभी खुद को रिजेक्ट होने का रिस्क भी नहीं लेना पड़ेगा। बाद में काई मारू को बताता है कि अब स्कूल में उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ही बढ़ गई है, बहुत ही सारी गर्ल्स उसको पसंद करने लगी और उसके लिए एक फैन क्लब तक बन गया है। लेकिन मारू की मेन गर्ल्स उसके आसपास गार्ड की तरह रहती है और किसी भी न्यू गर्ल्स को उसके पास आने नहीं देती। और इसी के साथ ये एनिमे की ये सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।